वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलो, सबसे पहले ना हम लोग एक थोड़ा रिफ्रेशिंग सेशन करते हैं 2 मिनट का, ठीक है? इट विल हेल्प अस अ लॉट। सो मैं चाहता हूँ सब लोग एक बार थोड़ा बुक से दूर हो जाए, है ना? यस। और सब लोग अपनी अपनी आंखें बंद करिए, ठीक है? नाउ आपका जितना भी कंसंट्रेशन है अपने दिमाग पे लेके आइए, ठीक है? जस्ट स्ट्रेट अवे गो टू द रिजल्ट, स्ट्रेट अवे गो टू द रिजल्ट। इमेजिन करिए कि यू आर ऑन द रिजल्ट डे एंड यू जस्ट वेटिंग फॉर ए रिजल्ट। आपके पेरेंट्स, चाहने वाले, आपके गार्डियंस, आपके फ्रेंड्स, सभी लोग जो आपसे अपेक्षा लगा के रखे हैं कि मेरी बेटी पास होगी या मेरा बेटा पास होगा। पहला अटेम्प्ट, जनवरी 27, मई 27, पहला अटेम्प्ट। आपने अपना WR नंबर डाला, अपना रोल नंबर डाला, just imagine that day, just imagine the picture, just imagine. And the moment you press enter button, now see your result. You have attempted both the groups, see what you want to see. ग्रुप 1 के मार्क्स, ग्रुप 2 के मार्क्स, और रिजल्ट है सक्सेसफुल with flying colors, exemptions in 3-4 subjects. Just see the paper. आपके पेरेंट्स की खुशी, आपकी मम्मी की खुशी, पापा की खुशी, आप कितना रिलीफ फील करोगे उस दिन। जिसको रैंक लाना है, जिसको बड़ा करना, जस्ट इमेजिन द मार्क्स, 450, 460, 490, ऑल इंडिया रैंक। Now going further, imagine 3-4 days after your result. Just imagine, घर में खुशी का माहौल, एवरीबडी इज आस्किंग यू यार पहले अटेम्प्ट में कैसे क्लियर किया। You will be in sky, you will feel like a hero. क्लियरली इमेजिन करो, बस आखिरी में एक चीज इमेजिन करो कि व्हाट आर यू गिविंग योर पेरेंट्स। उनकी जो भी एफर्ट ये 10 महीने की जर्नी में इन्वॉल्व है, राइट फ्रॉम द मनी टू देयर इमोशनल एलिमेंट, उसकी खुशी देखो कि वो कितना सेटिस्फाइड फील कर रहे हैं कि ही इज क्लियर्ड, शी इज क्लियर्ड। Now slowly rub your hands, get back to the reality. कर पाए इमेजिन, कर पाए कि क्या देंगे? यस प्लीज कम इन ऑल ऑफ यू। हम्बल रिक्वेस्ट, गौरांग, कंसिस्टेंटली आप 5 मिनट लेट रहे थे। इस तरीके के सेशंस हम लोग 657, 658 चालू कर देते भाई। ये बहुत इंपैक्टफुल चीज है जो आप मिस करते हैं। कर पाए इमेजिन एवरीबडी? क्या देवांशी? क्या निहाल? करें, इमेजिन करें, समझ में आया कि क्या चाहिए हमको? सिर्फ आना है, पढ़ना है क्या? ऐसा हफ्ते में 2-3 बार खुद को वापस से एक रिफ्रेश करना पड़ता ना कि मैं क्यों कर रहा हूँ, क्यों मैं यहाँ बैठा हूँ 7 बजे आके अपना एसटीसी करा रहा हूँ, क्यों?
वाई, वो वाई हर बार जानना जरूरी है। क्या आदिति समझा? याशी, अब पता है क्या मैं ये क्यों करवा रहा हूँ? मैं करवाते रहूंगा बीच में, कभी आपको मैं प्राणायाम कराऊंगा, कभी कुछ कभी कुछ। आई जस्ट वॉन्ट कि हम लोग किताबी कीड़े ना बने, कि आ रहे पढ़ रहे जा रहे। पता है आपको बरखा कि मैं 5 मिनट लूंगा थोड़ा अपना व्यू शेयर करने के लिए, अगर आप इसमें से कुछ समझ पाए तो ये 5 मिनट मेरे लिए 500 घंटे के बराबर रहेंगे। तो मेरा सिर्फ ये बोलना है ना कि हमारी लाइफ चालू होनी चाहिए इस गोल से कि मेरे को मेरे पेरेंट्स को ये देना है, बराबर है ना? वो हमसे क्या अपेक्षा रखते हैं आप बताइए? क्या वो हमसे ये अपेक्षा रख रहे हैं कि आप करोड़ों कमा के दो? आज मैं मेरे पेरेंट्स की बात करूंगा तो दे डोंट वांट मनी, दे वांट माय गुड हेल्थ। एवरी पेरेंट्स विल वांट द सेम। उनको आप उनको पता है, उनको ऐसा नहीं है कि आप पास होंगे तो उनका नाम होगा ये, उनको पता है क्या डर है। ईच एंड एवरी पेरेंट में बताओ उनको क्या डर है कि अगर मेरा बेटा फेल हो गया तो ये वो इमोशनल ट्रॉमा से गुजरेगा, और वो नहीं चाहते कि मेरा जो बच्चा है वो ये ट्रॉमा से गुजरे। सोसाइटी का आपको सिर्फ लगता है कि पेरेंट्स पेरेंट्स को नहीं है, वो स्कूलिंग की बात है। ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पेरेंट्स को पता है 10-15% रिजल्ट आ रहा है, दे नो एवरीथिंग, दे आर स्मार्टर देन यू, दे डोंट शो। तो क्या तेरे पापा को पता नहीं है? सबको पता सब कुछ कि कितना रिजल्ट आता है कितना नहीं आता। सब बस यही उम्मीद से रहते हैं कि मेरा बेटा पास हो, मेरी बेटी पास हो। पर प्रॉब्लम क्या है, वो बेचारे आपको यहाँ इस उम्मीद से बेचते हैं कि आप पढ़ोगे, आप सारा होमवर्क करोगे, आप दिन को प्रॉपरली यूटिलाइज करोगे, और वो इसी उम्मीद में पूरा दिन काट देते। अब हमको सोचना है कि वी अवर लाइफ इज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस गोल, कि ये मेरे को पेरेंट्स को देना है, ये मेरे को खुद को देना है। ये भगवान नहीं देगा, ये हमें खुद डेवलप करना होता है। हमारे पास में अगर हम एक्सक्यूज ढूंढे तो 1000 एक्सक्यूज है, अलग अलग प्रकार के, है कि नहीं है? ठीक है, अब चॉइस अपना है कि हमें रास्ता कौन सा चूज करना है। हमें एक्सक्यूज वाला रास्ता चूज करना है, हमें कंफर्ट जोन वाला रास्ता चूज करना है, या हमें मेहनत का रास्ता चूज करना है। ठीक है, मैं आपको बार बार बताता हूँ, आप लोग कितनी बार देखते हो, कॉस्टिंग में भी आप देखोगे देयर आर क्वेश्चंस विच आर रिपीटेटिव। एएस में मैंने आपको बताया है, तब बोलता है ना ये काट दो ये काट दो। एग्जाम्स में एग्जाम्स बहुत टफ नहीं होती है, मैं बता रहा हूँ आपको। अगर हर क्वेश्चन अलग आ जाए ना तो 2% रिजल्ट आएगा पूरे भारत का। आप समझ रहे हो मेरी बात? सो ना लोग क्या करते हैं ना, अपने सामने खाना पड़ा है वो नहीं खाना है, और सोचेंगे मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास वो नहीं। आपके सामने दाल रोटी पड़ी है, यू हैव दिस वेरी गुड क्वेश्चन मैन, यू हैव ऑल द कंसेप्ट। अगर लिटरली बोलूं ना एकदम सरल भाषा में आपको क्लियर करना है ना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कॉस्टिंग, एएस, ऑडिट, कोई रॉकेट साइंस नहीं। ऑडिट की स्ट्रेटेजी अलग होती है, उसको रेगुलर रिवाइज करना पड़ता है, वो आपकी खुद के सेल्फ एस्पिरेशन पे डिपेंडेंट रहता है। उसकी सेकंड बात करें, अगर मैं बाकी सब्जेक्ट्स की बात करूं, ओनली आई इफ आई कीप ऑडिटिंग असाइड, ओनली ऑडिटिंग इफ आई कीप असाइड, एंड सम चैप्टर ऑफ आईडीडी एंड obviously BT, every other subject has one single strategy. You have the question bank in your hand, you have the concepts। अगर किसी बच्चे ने सिर्फ वहां तक भी सीमित रहा ना कि सर क्वेश्चन मैं इस लेवल पे पहुंच चुकी हूँ कि मैंने क्वेश्चन बैंक 3 बार कर लिया सर, और ये तूने कैसे किया? सर मैं सोती नहीं हूँ, मेरे को सर क्लियर करना है, मेरे को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या सोच रही वो क्या सोच रहा है, ये क्या कर रहा हो क्या। सर मेरे को आपने क्लियर बोला है कि ये क्वेश्चन बैंक ही सबसे बड़ा अस्त्र शस्त्र है, सर मैं इसको 3 बार कर लूंगी।
मतलब इसमें से कोई भी क्वेश्चन आप पूछो, आई कैन स्टार्ट, आई कैन सॉल्व, आप फेल नहीं हो सकते। और किसी को डाउट है तो इसी क्वेश्चन में हमने सारे 5 एग्जाम के क्वेश्चंस कवर करें, आप उठा के देख लो, ठीक है। आपको वो क्वेश्चंस में से 70 से 80% क्वेश्चंस आपको पिछले आरटीपी या स्टडी मैट के दिखेंगे। ये आईसीआई को करना ही पड़ता है और इसमें कोई बुराई नहीं है। आईसीआई बच्चे ये भी नहीं कर पा रहे इसी का, क्यों? क्योंकि उनको एक्सक्यूजेज है, उनको सर बहुत टफ है, बहुत टफ। अरे तो तू बीकॉम में है क्या? तू एमकॉम में है क्या? तेरे पेरेंट्स पागल है तेरे को सीए में डलवाए? इसके डलवाए ना कि इस कोर्स कोर्स का कुछ प्रेस्टीज है भाई, है ना? मैं गलत बोल रहा कि निहाल, नंदीश? इस कोर्स का प्रेस्टीज है भाई। क्यों भारत में टॉप 5 में कब से? अगर इतना इजी होता, कॉस्टिंग इतना इजी होता, ईपीएस इतना इजी होता, तो फिर ये कोर्स टफ होता क्या? आप खुद तो दिमाग लगाओ यार कोई चीज का। कुछ लोग मेरे को बोलते हैं, मेरे को कोई वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है कि आप मेरे को बोलो कि मेरे को ये टफ लग रहा है या मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, हम है उसके लिए। बट मैं आपका मानसिक लेवल डेवलप करना चाहता हूँ। ये मान के चलो चीज टफ है कि ना, अब वो लेबर है तो वो क्यों कोर्स में है? अब आगे आप देखोगे जॉइंट प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट, यूनिट बेस्ड कॉस्टिंग वगैरह चिल्ला रहे हो, फिर तब क्या? मतलब तुम्हारा ये बोलना है कि पूरे के पूरे 13 चैप्टर वैसे ही निकाले? फिर अगर वो एक्सपेक्टेशन है तो तुम भी कौन में जाओ, सीएमए में जाओ। आप समझ रहे मेरा पॉइंट? तो पहले तो खुद की है ना मेंटल अंडरस्टैंडिंग वहां तक पहुंचाओ कि मैं एक प्रेस्टिजियस कोर्स में हूँ, यहाँ पे चीजें टफ रहेंगी। तो वो टफ है ना, अब तेरे पास क्या चॉइस है? तेरा दिमाग यहाँ पे है, तू यहाँ लेके आ रहा उसको, सिर्फ यहाँ कैसे है? कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस है। अटेंशन, प्रैक्टिस, सेल्फ वर्क, ये 3 मोटो पे काम करो आप। अटेंशन इन द क्लास, ठीक है, डाउट्स पूछने में मना ही नहीं है, लेकिन अगर वो डाउट वो पूछा जाए जो क्लास में एज इट इज करवाया है, तो उसका एक मतलब ये निकाल सकते ना कि भी क्लास में अटेंशन पूरा नहीं था। अगर होता तो तू वहीं पे डाउट पूछता हाथ खड़ा करके कि मेरे को ये नहीं समझ में आया। तो मैं बार बार आपको रिपीटेडली ये बात बोलता हूँ कि अटेंशन रखो, अटेंशन इसलिए बोलता हूँ मैं सृष्टि कि अटेंशन रखेगी ना तो वहीं पे डाउट आएगा ना भाई। और तूने वहां डाउट पूछने के बाद में भी अगर तू डाउट पूछ ना, किसी को कोई मना नहीं, पर तू क्लास में तो पूछ। तूने क्लास में नहीं पूछी मतलब तू क्लास के साथ में स्पीड पे चल ही रही थी, तू दिमाग पीछे छोड़ के चल रही थी, वो प्रॉब्लम है। आप अगर वो पेस को मैच नहीं करोगे ना तो आपका सब्जेक्ट आपसे दूर हो जाएगा। वो तो फैकल्टीज अच्छी है कि डाउट रिजोल्व करती, पूछना जरा अपने फ्रेंड्स को कौन रिजोल्व करता है ऑनलाइन में डाउट। आप समझ रहे हो मेरी बात? अटेंशन, प्रैक्टिस, सेल्फ वर्क, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आज से ना इस कोर्स को, कोई पर्टिकुलर चैप्टर को कोसना छोड़ दो। जब भी लगे ना कि ये चीज टफ है, मान लो किसी को ऑडिट की लर्निंग लग रही है, सर मेरे को एकदम एक्सेलेंट, तो जब भी तो सीए टफ है भाई। जब भी तो बोलते हैं कि देखो याद होगा नहीं यार, फर्स्ट डे में मैंने बोला था 40-50 डालो ऑडिट में। क्यों? पीपल अप्लाई दैट स्ट्रेटेजी कि मैं एफएमएसएम कॉस्टिंग में पुश करूंगा, ऑडिट में सर्वाइव करूंगा, उसका स्ट्रेटेजी है। किसी किसी का ऑडिट बहुत बेहतरीन है, वो वहां पे ज्यादा एक्सेल करेगा। और ये तो शुरुआत है भाई, यहां से 7 महीना बचा है। सोच तू अगर रोज ऑडिट के एक ही 2 पेज रिवाइज करेगा, तेरा ऑडिट क्या हो जाए? मैं गलत बोल रहा क्या? ईच एंड एवरी पर्सन सिर्फ इमेजिन करो कि मेरे बिना बोले आपने रोज का एक ही 2 पेज ऑडिट पे रिवाइज कर लिया, शांति से, साइलेंटली, ना किसी को बोल रहे, ना कुछ ना कुछ, कोई टेस्ट नहीं, कुछ नहीं, कुछ, वो सब सेपरेटली चल रहा, सिर्फ शांति से। आपका इतना दृढ़ निश्चय है कि आपने शांति से खुद के लिए 15-20 मिनट निकाला और रोज का 2 पेज ऑडिट पे रिवाइज कर। शुभम सर की बोलने की जरूरत होनी चाहिए उसमें। तुमको मैं बता रहा हूं, तुम्हारा कितना ही खराब क्यों ऑडिटिंग, तुम्हारा आ जाएगा यहाँ पे। जबकि मैं तो बार बार बोलता हूँ कि पूरे की पूरे 11 चैप्टर नहीं करने हैं,
मैं बार बार बोलता हूँ कि आपको 100% कोर्स नहीं करना है। ये इतना AS18 अपन ने पढ़ा, इसका अभी तक May 24 से अभी तक एक भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नहीं आया। आप समझ लो मेरी बात। वो ड्रॉबैक पे है, इतना बड़ा कोर्स है और उनको 100 मार्क का पेपर निकालने को अलाउड है। दे आर स्ट्रगलिंग अ लॉट इन अकाउंट्स, आई एम टेलिंग, बिकॉज उनको बहुत सारा पोर्शन मिल गया। पहले क्या होता था, ये एएस बढ़ते थे 2 सब्जेक्ट में, अब दिमाग लगाओ। तू क्या करती, जो नहीं आ रहा ना उस पर पूरा फोकस कर। ओ मैं क्या करूँ, अरे यार वो 100 मार्क का थोड़ी आने वाला है, थोड़ा तो स्मार्टनेस रखो। वो 100 मार्क का आने वाला है क्या? पूरा कॉस्टिंग होने के बाद में मान ले तेरे 2 चैप्टर ऐसे निकले जो तेरे को कम आ रहे, पहली चीज तो तू उसको रिवर्क करते रहेगी ना, तो तेरे को वो आना चालू हो जाएंगे। पहली चीज कभी भी छोड़ना नहीं होता, पहली चीज होता ट्राई करना। उसके बाद में अगर आपने को लगे कि नहीं यार इस पर ज्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है, तब स्मार्टली अपनी फैकल्टी से पूछ के उसको छोड़ना होता है। 2 चैप्टर छोड़ने के बाद में भी तू 90 मार्क का पेपर आराम से सॉल्व कर सकती है, पर उसके लिए कंडीशन क्या है कि बाकी के चैप्टर बेहतरीन चाहिए। समझा क्या? तो हमको हमारा ड्रीम पूरा करना है, हमने इमेजिन किया कि हमको क्या रिजल्ट देखना है। वो एक काव काव करके रिजल्ट आएगा क्या? तू क्या कर रही, मैं क्या कर रहा, ये सब चीज छोड़ दो। एग्जाम्स पास में है, अपना आउटपुट डालो, अपना टाइम यूटिलाइज करो, और ना बोलना सीखो। सबसे पहले तो ना बोलना सीखो। तुमको पढ़ाई करना है ना, तो कोई डिस्टर्ब कर रहा है ना, दूसरे क्लास में जाके पढ़ाई कर लो, या फिर उसको मुंह में बोलो कि भाई मेरे को पढ़ना है। तुम क्या है, बहुत बार मैं देखता हूँ ये एज में होता है, तुम शर्माते हो, यार मैं बोलूंगा तो मेरे टांग खींचेंगे कि मैं बहुत पढ़ रहा हूँ या मेरी बहुत पढ़। अरे उससे तुम क्या फर्क पड़ रहा है? 2 दिन बोलेगा, तीसरे दिन खुद को शर्म आ जाएगी। तू सीए के कोर्स में कोई स्कूल में बैठी है क्या? इस कोर्स में एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है यार, सिंगल सिंगल मिनट इंपॉर्टेंट है। जनवरी वालों तो तुम सोच ही लो, तुम्हारे लिए कोई ब्रेक नहीं है। देखो मैं बार बार नहीं बोलूंगा, मैंने बोला क्या 6 दिन 7 दिन तक कुछ बोला ही बारे में, आज बोल रहा हूँ फिर 6 दिन नहीं बोलूंगा। तुम्हारी इच्छा है, तुमको दिमाग में डालना है नहीं डालना है। फील द हीट, सितंबर इज स्टार्टिंग, यू हैव योर एग्जाम्स नाउ। ये आधी थी पौना पौना घंटे के ब्रेक तुमको पढ़ाई के डालने हैं भाई। घर पे होमवर्क करके जाओ, घर पे जाके सिर्फ एक ही लक्ष्य होना चाहिए अनुश्री की, पढ़ना है सर। पूरा होमवर्क क्लास में करके जा, घर का तू क्या कर रही है मैं क्या कर रही हूँ वो सब चीज छोड़ दो, हो गया वो टाइम खत्म। अपना अपना टाइम मैनेजमेंट बनाओ कि मेरे को 2-2 पेज ऑडिट के पढ़ने हैं रोज सर। चैप्टर 2 हुआ है, मैं रोज का 2-2 पेज खत्म करती हूँ। उस चैप्टर के एक एक रिवीजन खुद से करते जाओ। अगर आप ये सेल्फ एक्सप्रेशन में दिमाग नहीं रख रहे हो, रिजल्ट आपके हाथ में। फैकल्टी का काम सिर्फ पढ़ाना है अनुश्री, मैं आपके बदले का पेपर नहीं ले सकता, ये फिक्स है। समझने सही साहब, अपना कंफर्ट जोन अपने हाथ में है। अगर ऐसा होता तो 100% बच्चे पास होते हैं। ठीक है, अपने को मालूम है अपने को कितनी मेहनत करनी है। वो सिर्फ क्लिक करने से कुछ होता नहीं है असली। ठीक है, खुद को पैम्पर करना छोड़ दो। आप इस कोर्स में हो जहां पे पैम्परिंग अलाउड ही नहीं है, कोई कंफर्ट जोन नहीं होता इसमें। अच्छी 7 घंटे की स्लीप लेना है, बाकी पूरा दिन पढ़ना है, ये मान के चलो आप। ठीक है, अपना बार बढ़ाओ। आप सभी लोग पास होने लायक स्टूडेंट्स हो, फाउंडेशन क्लियर करके बैठे हो। फाउंडेशन कोई चीजर एग्जाम नहीं है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे अपना पुटअप करो। और बाकी तो सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। सिर्फ मैं चाहता था कि एक रिलेशन हो कि हमको क्या करना है इस कोर्स में, है ना। ये रिफ्रेश बटन दबाया करो अपने एंड से, आंख बंद करके इमेजिन करा करो रोज कि मैं मेरे पेरेंट्स को क्या देना चाहता हूँ, क्या रिजल्ट मेरे को देखना है। इट विल गिव यू द एडुकेट मोटिवेशन टू स्टडी हार्ड, टू डू ऑल द होमवर्क, टू डू ऑल द वर्क। ठीक है, बाकी तो हम सिर्फ पढ़ा सकते हैं। जो बच्चे रेगुलरली आ रहे हैं, सब कर रहे हैं, वो बच्चे पास होंगे, आपको रिजल्ट में दिखेगा। अब हम सबको बैठा बैठा के पढ़ाएंगे तो वो तो पॉसिबल नहीं है। छुट्टियों का तो कोई हिसाब ही नहीं है। कंसिस्टेंटली 3-4 लोग हैं जो बहुत ज्यादा एब्रप्ट छुट्टियां लेते हैं, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। फिर वो आपके नतीजे आपको मिलेंगे, हम सिर्फ वो नतीजे के पहले ही कुछ कर सके उतना बोल रहे हैं।
ठीक है, डन। सो डू वेल, डू दिस फॉर योर पेरेंट्स, दिस कोर्स इज योर्स। ठीक है, चलो आ जाओ, अपने अपनी बुक्स पे आओ। ठीक है, मेक दिस डे द मोस्ट इफेक्टिव डे। ओनली थिंग इंपॉर्टेंट इन ईच एंड एवरी क्लास इज अटेंशन, सो हैव utmost अटेंशन टुडे। ठीक है, फर्स्ट फटाफट जो अपनी खत्म कर लेते हैं, ज्यादा बचा नहीं है। अभी मैं ये सी में था, ये मैंने लिखो आपको फोटो खिंचवाया था इसकी। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ थे, पहले ना अपन ये डिस्क्लोजर है ना, अपन थोड़ा 2-5 मिनट बाद में देखते हैं, पहले ये 4 नंबर देखते हैं, एग्जाम्शन। ठीक है, एग्जाम्शन फ्रॉम रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर इन सर्टन सिचुएशंस। कुछ सिचुएशन में भले ही आप ऊपर के 5 कैटेगरी में फॉल होते हो, लेकिन आपको तो भी रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर करने का एग्जाम्शन मिलता है। क्या मिलता है? कि तू मत डिस्क्लोज। सर क्यों? पूरे 5 में फॉल हो रही है, मतलब मान ले पेरेंट सब्सिडरी है, करेक्ट है, या मान ले स्टेप डाउन सब्सिडरी है, या फेलो सब्सिडरी है ना, या मान ले पेरेंट और एसोसिएट है, या मान ले ज्वाइंट वेंचर है, तो जो एक ए कंपनी और ज्वाइंट वेंचर और बी कंपनी और ज्वाइंट वेंचर है, या मान ले कोई इंडिविजुअल है, जिसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस या कंट्रोल है किसी कंपनी में, तो वो और उसकी रिलेटिव है, या फिर कोई इंडिविजुअल है जिसका कोई 0% स्टेक है बट वो एएमपी है, तो वो और उसकी रिलेटिव है, या फिर वो एक कंपनी में केएमपी है और एक कंपनी में उसका कंट्रोल है, तो वो और उसकी रिलेटिव है। इसमें फॉल होने के बाद में भी उसको हम एग्जाम्पशन देंगे। सर क्यों? देखो, related party disclosure requirements do not apply where providing such disclosure would be in conflict of confidentiality। ये मैं आपको याद है, मैं लिखवाता था आपको कुछ लाइंस, है ना, अब वो ये लाइंस है। ठीक है, आज मैं जो अभी आपको नोट्स कराने वाला हूँ ना, ये आपको लर्न करना पड़ेगा नोट्स। ठीक है, ऐसे करीबन 5 से 6 क्वेश्चन बैंक में है, सेम टू सेम लाइन चिपकानी है। As per AS 18, related party disclosure requirements do not apply where providing such disclosure। यहां तक क्या मतलब हुआ? रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर अप्लाई नहीं होता जब ऐसा डिस्क्लोजर प्रोवाइड करने से, बोलो, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर डू नॉट अप्लाई वेयर providing such disclosure would be in conflict of confidentiality as required by any statute or any regulator or similar competent authority, example banks। है ना, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर कब अप्लाई नहीं होंगे? जब ऐसा डिस्क्लोजर प्रोवाइड करने से आप कॉन्फ्लिक्ट हो, आपका कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल कॉन्फ्लिक्ट होगा। कौन सा? कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल कॉन्फ्लिक्ट होगा। ठीक है, अगर ऐसा होता है, और ये कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल कॉन्फ्लिक्ट कब होगा? जब कोई लॉ ने बोला है या कोई रेगुलेटर ने बोला है कि तेको कॉन्फिडेंशियलिटी अप्लाई होती है, तू डिस्क्लोज मत करना, या फिर कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने बोला है, जैसे कि बैंक के कितने कस्टमर्स है, बराबर है ना, बैंक भले ही रिलेटेड पार्टी में क्यों ना है, लेकिन बैंक कभी भी रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर नहीं करता। क्यों? क्योंकि उनको क्लाइंट का कॉन्फिडेंशियलिटी रखने का जिम्मेदारी है एज पर आरबीआई। समझा? तो क्वेश्चन में अगर लिखा है कि बैंक है मान लो, तो उसको अपन क्या कंक्लूड करेंगे? अपन पहले ये पैराग्राफ लिख देंगे, फिर बोलेंगे एज पर द फैक्ट्स ऑफ द केस, और फिर कंक्लूड कर देंगे क्योंकि बैंक है, बैंक को कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी हो जाएगी, इसलिए डिस्क्लोजर करना रिक्वायरमेंट नहीं है। मान लो कोई स्टैट्यूट ने बोला है, कोई रेगुलेटर ने बोला है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है, तो भी हम सेम टू झुकाएंगे। लेकिन आपको जितने भी क्वेश्चन उन्होंने आज तक पूछे हैं, वो बोलते हैं कि सामने वाले ने रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर नहीं किया क्योंकि उसका और सामने वाली पार्टी का एक कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट था। पेरेंट सब्सिडरी है, पेरेंट सब्सिडरी ने ट्रांजेक्शन किया और पेरेंट सब्सिडरी ने आपस में एक कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट बना लिया कि तू मेरा डिस्क्लोज नहीं करेगा, मैं तेरा डिस्क्लोज नहीं करूंगा। अब ये डिस्क्लोज नहीं कर रहा वहां से, और ये क्या बोल रहा? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। तो चलेगा क्या? हमने सिर्फ 3 एक्सेप्शन दिए बॉस। कोई स्टैट्यूट ने बोला है, कोई रेगुलेटर ने बोला है, या बैंक है। कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट कोई स्टैट्यूट है क्या? स्टैट्यूट मतलब कोई एक्ट बोल रहा है या कोई रेगुलेटर आके बोल रहा है।
कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट तुमने आपस में बनाया हुआ कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो चलता क्या? ऐसे तो सब लोग करेंगे, और फिर सब लोग बोलेंगे हमको नहीं करना क्योंकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट का वैलिडिटी नहीं। क्लियर है बात? सबको क्लियर है? ये वाला पॉइंट क्लियर है? देखो यहाँ पे लिखा है एनी अदर कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज टू मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी वोंट बी कंसीडर्ड फॉर दिस पर्पस। उसके बाद में एक और एग्जाम्पशन है, और ये आपका लास्ट एग्जाम्पशन है। अगर स्टेट कंट्रोल एंटरप्राइजेस है ना, आर नॉट रिक्वायर्ड टू फॉलो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। मतलब अगर स्टेट कंट्रोल एंटरप्राइजेस है, जैसे कि एक एंटरप्राइज है जिसको स्टेट कंट्रोल का मतलब ना, आप सेंट्रल गवर्नमेंट भी पकड़ना, सिर्फ महाराष्ट्र गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट बेसिकली, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर मान लो अभी इंडियन ऑयल है, इसमें 51% स्टेक किसका है? हाँ, गवर्नमेंट पकड़ लो, महाराष्ट्र गवर्नमेंट पकड़ लो, ठीक है। बीएसएनएल में कितना है? 51% किसका है? गवर्नमेंट। ऐसे देखा जाए ऊपर के पांचों ऑप्शन, तो ये हो गया रिलेटेड पार्टी, मतलब ये दोनों हो गए ना रिलेटेड पार्टी, ये दोनों हो गए कि नहीं हो गए? फेलो सब्सिडरी का लॉजिक लग जाता ना, लेकिन इनको एग्जाम्पशन है डिस्क्लोजर। ठीक है सर, क्यों? अरे इसके लिए क्योंकि क्या है कि इंडिया में बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, ठीक है। अगर वो आपस में बहुत ट्रांजेक्शन करते हैं, इंडियन ऑयल, बीपीसीएल, इंडियन ऑयल, बीएसएनएल वगैरह जो है, इंडियन ऑयल, बीपीसीएल, इंडियन ऑयल, एचपीसीएल, ये जो ओएमसी कंपनीज है, ये आपस में बहुत ट्रांजेक्शन करते हैं, बहुत मतलब हजारों करोड़ों के ट्रांजेक्शन करते हैं। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है। तो इतने ट्रांजेक्शन आप आरबीटी में डिस्क्लोज करोगे तो उसका वैल्यू खत्म हो जाएगा। गवर्नमेंट ने बोला हमको नहीं चाहिए, हमारी कंपनी से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो डिस्क्लोज नहीं है, तो गवर्नमेंट ने खुद के लिए एक एक्सेप्शन यहाँ पे क्रिएट किया है। ठीक है सर, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। हम बात कर रहे हैं फेलो सब्सिडी की बात, ठीक है। फेलो सब्सिडी को आपस में डिस्क्लोज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। मैं इसका प्रैक्टिकल उदाहरण देता हूँ आपको छोटे से फटाफट। देखो ये भारत है, अब मेरी ड्राइंग थोड़ी सी, ये ऐसा भारत है राइट, नक्शा अपना, ठीक है। तो क्या है ना, बीपीसीएल की जो रिफाइनरीज है वो है ना यहाँ है और यहाँ है, मतलब वेस्ट और साउथ में। इंडियन ऑयल की जो रिफाइनरीज है वो यहाँ 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 पूरी है, ठीक है। और एचपीसीएल की जो रिफाइनरी है वो भी सिर्फ यहाँ है, और अभी एक बोलो यहाँ क्रिएट कर, समझा? तो अब मेरे को बता, बीपीसीएल के पंप सिर्फ यहाँ पे है क्या? नहीं, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो अब अगर ये पेट्रोल डीजल यहाँ की रिफाइनरी से यहाँ भेजेंगे तो कितना खर्चा लग जाएगा ट्रांसपोर्टेशन का। तो वो क्या करते हैं, वो आईओसीएल को बोलते हैं कि तुम हमको यहाँ पे प्रोवाइड करो तुम्हारी रिफाइनरी से, और हम तुमको यहाँ प्रोवाइड करेंगे हमारी रिफाइनरी से, बाल्टर। समझा? ह्यूज ट्रांजेक्शन, ह्यूज ट्रांजेक्शन, समझा क्यों होते हैं? अब इसको डिस्क्लोज करते बैठेंगे क्या? 50,000 करोड़ का ट्रांजेक्शन आप रिलेटेड पार्टी में डिस्क्लोज करोगे तो वो खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। बस ये दोनों समझ में आएगा, देखो अच्छे से एकदम। ये हो गया एक्सेम्पशन। अब एक बात समझ लो कि डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट क्या है, फिर अपना काम खत्म होता, ठीक है। रिलेशन ऑफ पेरेंट सब्सिडी, किसका? ठीक है। डिस्क्लोज इवन इफ देयर इज नो रिलेटेड पार्टी। अब देखो मैंने आपको बोला था कि रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, ठीक है। मैंने बोला था ये 90% है और ये 10% है, बराबर है। मैंने बोला था ये जो है ये अपना खत्म हो गया, ये मैं आपको पढ़ा रहा। अब ये अपन ने एस्टेब्लिश कर लिया कि सर ये रिलेटेड पार्टी है, ये केएमपी है तो रिलेटेड पार्टी है, सर इसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है तो रिलेटेड पार्टी है, ये अपन ने एस्टेब्लिश कर लिया। अब बात आती है डिस्क्लोज करने। अब तू मत मेरे को बता कि फॉर एग्जांपल प्रीत है, प्रीत ए लिमिटेड में प्रीत का 25% स्टेक है, क्या ये रिलेटेड पार्टी है या नहीं है? ऑब्वियसली है सर। क्यों? क्योंकि सर आपने सी में सिखाया इंडिविजुअल का जो पहला पार्ट था वो अपना सी था, उसमें क्या था, अगर इंडिविजुअल का 20% या उससे ज्यादा का स्टेक किसी भी कंपनी में है तो वो या तो एसोसिएट या कुछ हो जाएगा और वो उसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस वहां पे आ जाएगा। करेक्ट है, बराबर है, उसमें कोई पहला सब्सिडी वगैरह कुछ ऐसा था नहीं, ठीक है। अब सुनो, ये जब प्रीत का 25% स्टेक है, इसमें हमने ये तो एस्टेब्लिश कर लिया कि ये रिलेटेड पार्टी है, लेकिन सर डिस्क्लोज करना है क्या? तो डिस्क्लोजर तभी आएगा जब कोई
ट्रांजैक्शन होगा। मान ले प्रीत का और ए लिमिटेड का कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ पूरे साल में, तो डिस्क्लोज क्या करेगा? समझा ना? तो वो तुमको क्या बता रहा है कि डिस्क्लोजर के रिक्वायरमेंट है। अगर हम पहले बात करेंगे रिलेशन ऑफ पेरेंट सब्सिडी, ए वाला, कौन सा? ए वाला, पेरेंट और सब्सिडी। अगर वो रिलेशन है, फेलो सब्सिडी बोल रहा है क्या ये, या स्टेप डाउन सब्सिडी बोल रहा है क्या? पेरेंट और सब्सिडी, अगर ये रिलेशन है तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा भले ही कोई ट्रांजेक्शन ना, क्योंकि सबसे बड़ा रिलेशन होता है पेरेंट और सब्सिडी। तो भले ही कोई ट्रांजेक्शन ना हो, आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि ये फलाना फलाना जो है ये मेरी सब्सिडी है, ऐसा ऐसा ये है। ठीक है सर, क्या करना है डिस्क्लोज, अभी मैं ऊपर सिखाऊंगा। ठीक है, वो अभी हम उस पर पहुंच ही रहे, अभी नहीं सॉरी नीचे सिखाऊंगा। ये समझ में आया क्या? मतलब सर पहली चीज आपने ये बोली कि अगर पेरेंट सब्सिडी है तो भले ही ट्रांजेक्शन ना हो, डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। उसके अलावा ऑल अदर रिलेशंस, इसके अलावा कोई भी रिलेशन क्यों हो, इसके अलावा कितने सारे बड़े बने, फेलो सब्सिडरी, स्टेप डाउन सब्सिडरी, पेरेंट और एसोसिएट, राइट? फिर जेवी है ना, जेवी में जो जेवी पार्टनर है, जेवी पार्टनर और जेवी, फिर एक और जेवी पार्टनर और जेवी, जेवी पार्टनर आपस में रिलेटेड नहीं होते। फिर इंडिविजुअल में हमने पढ़ा कि सर इंडिविजुअल का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस या फिर कंट्रोल किसी कंपनी में हो तो वो रिलेटेड हो गए। मान लो एक इंडिविजुअल का दो एंटिटी पे कंट्रोल है, ठीक है, इस पे भी कंट्रोल है, इस पे भी कंट्रोल है, वो आपस में रिलेटेड नहीं होते। ठीक है, फेलो सब्सिडी का अप्लाई नहीं होता, वो सिर्फ एक ही सिनेरियो में होता है कि एक में केएमपी है और एक में पूरा कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है ना? तो ऐसे कोई भी दूसरे रिलेशन क्यों ना हो, उसमें डिस्क्लोजर का रिक्वायरमेंट नहीं है। कोई डाउट किसी को? ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स द एंटरप्राइज शुड डिस्क्लोज द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अभी आपके मन में डाउट आया था ना कि सर डिस्क्लोज करना है क्या है, ये चीज डिस्क्लोज करना है। तो पेरेंट सब्सिडी में तो कंपलसरी करना है, ट्रांजेक्शन हो ना हो, उसके अलावा अदर कोई भी रिलेशन हो तो डिस्क्लोजर करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर ट्रांजेक्शन नहीं है, ट्रांजेक्शन है तो डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, क्या क्या डिस्क्लोज करना है? सिंपल, नेम ऑफ द पार्टी है ना, ए लिमिटेड, जो भी नाम है नाम बता दो, आपका क्या रिलेशन है, सब्सिडरी है, एसोसिएट है, ज्वाइंट वेंचर है, या आपका इन्फ्लुएंस है, क्या है, वो डिस्क्लोज कर दो। आपने क्या ट्रांजेक्शन किया था, अगर ये है, मान लो ये वाला है और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है तो आप लिख दो एनए। या फिर कोई ट्रांजेक्शन किया है, मान लो आपने 100 लीटर पेट्रोल बेचा है, 100 लीटर डीजल बेचा, कुछ भी किया है तो वो नेचर बता दो कि हमने पेट्रोल डीजल बेचे। फिर इसका वॉल्यूम बताओ कितना, 100 लीटर। फिर उसका अमाउंट आउटस्टैंडिंग बताओ कि इसमें से कितना अमाउंट उन्होंने पेमेंट करना बाकी है और कितना आपने बैड डेट के तौर पे राइट ऑफ कर दिया। ये बहुत होता है, रिलेटेड पार्टी में रिलेटेड ही है, उससे क्या पैसे ले, अपन राइट ऑफ कर देते। तो कितना अमाउंट आपने बैड डेट के तौर पे राइट ऑफ कर दिया वो बताओ, और एनी अदर। सिंपल सा डिस्क्लोजर है। नाम, तेरा क्या रिलेशन है, ठीक है, ये हो गई बेसिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब क्या ट्रांजेक्शन किया, उसमें वॉल्यूम कितना था, अमाउंट कितना था, अमाउंट आउटस्टैंडिंग कितना है, तूने कोई राइट ऑफ किया क्या, या फिर और कोई एलिमेंट है क्या, बात खत्म। ठीक है, सिंपल सी लिस्ट है। बोलो नाम, रिलेशन। अब इसके बाद में ट्रांजेक्शन के बारे में बात करें। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, क्या वॉल्यूम था, क्या अमाउंट है, कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, कितना अमाउंट बैड डेट के तौर पे राइट ऑफ कर दिया, या फिर तेरे को कुछ और बोलना है तो वो खत्म बात। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट पार्ट समझ लो और फिर अपना नोट्स खत्म होता। नोट नंबर 1, रेम्यूनरेशन पेड टू केएमपी। आपने केएमपी को जो रेम्यूनरेशन पे किया है should be considered as a related party transaction. Remuneration paid to KMP should be considered as related party transaction requiring disclosure. अभी KMP मतलब डायरेक्टर है, CMD ये सब है, उनको सैलरी मिलता है तो वो सैलरी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन माना जाएगा, क्योंकि तू KMP के साथ में और क्या ट्रांजेक्शन करेगा, रेम्यूनरेशन ही देगा मैक्सिमम, और क्या करेगा। यस, तो रेम्यूनरेशन को हम लोग, KMP का रेम्यूनरेशन को हम लोग क्या मानेंगे, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। बहुत बच्चे कंफ्यूज है, सर रेम्यूनरेशन है कोई ट्रांजेक्शन थोड़ी है, नहीं वो ट्रांजेक्शन ही है, इनके नजर में वो ट्रांजेक्शन है कि उसने आपको सर्विसेज दी और आपने उसके बदले पैसा दिया। क्लियर है एकदम? ठीक है, अच्छा अभी मान लो क्वेश्चन में ये आया कि रेम्यून, अभी यहाँ पे वर्ड क्या यूज करा हुआ है, रेम्यूनरेशन। अब मान लो ये आया कि रियम्बर्समेंट किया, केएमपी श्रीलंका जा गया था, श्रीलंका में खर्चे किया,
वो खर्चों की रिसिप्ट दिखाया और उसके बदले कंपनी ने केएमडी को किया रियम्बर्स। क्या किया? तो उसको रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन नहीं बोलते। सर क्यों? क्योंकि सिर्फ रेम्यूनरेशन कवर्ड है। क्या कवर्ड है? क्या कवर्ड है? और वो जो श्रीलंका जाके आया वो ऑफिस के काम से जाके आया, आपका एजेंट के तौर पे जाके आया, कोई ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व नहीं है। उसने आपके बदले खर्चा किया और आपने उसको रियम्बर्स। तो ये डिस्क्लोज करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, ध्यान रखना, एकदम ध्यान रखना। एग्जाम में अगर रियम्बर्समेंट वर्ड आया तो डिस्क्लोजर नहीं लगता, सिर्फ रेम्यूनरेशन पे डिस्क्लोजर लगता है। ठीक है, उसके बाद में रेम्यूनरेशन पेड टू नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ये तो मैंने ऊपर ही कवर किया था कि नॉन एग्जीक्यूटिव है तो वो केएमपी नहीं है। अगर वो केएमपी नहीं है तो रिलेटेड पार्टी नहीं है, रिलेटेड पार्टी नहीं है तो उसको रेम्यूनरेशन पे करो मत करो वो डिस्क्लोजर में नहीं आएगा। क्लियर है क्या? डन। ठीक है, ये आपके डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है, इसके फोटो निकाल लो। इसका निकालो। ठीक है, डन है ना? चलो अब आ जाओ क्वेश्चन बैंक पे। अब मैं है ना ये क्वेश्चन बैंक में आपको मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा और बाकी आपको पूरे होमवर्क है। ठीक है, अभी एक एक करके अपन फटाफट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया अपन ने, इसको स्टार मार्क करना है। क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया अपन ने, है ना, इसको स्टार मार्क मत करना। 3 कर लिया अपन ने, 3 बाकी के। हाँ, नहीं 2 बाकी है। ठीक है, अभी देखो 2 में तो उसने एकदम फालतू सा रीजन दिया है। 2 तो बहुत सिंपल है। देखो क्या पूछा, सबसे पहले देखने का कि वो पूछा क्या है, इस एज में देखने का पूछा क्या है। मैं थोड़ा फास्ट फास्ट करूंगा। ठीक है, हम वर्डिंग वर्डिंग में मैं आपको 4-5 दे दूंगा क्वेश्चन जिसका आपको ऐसे टू करना है और वर्डिंग आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। हमको अभी मेन हमारा फोकस है कंक्लूजन के ऊपर। ठीक है, मेन फोकस काय पे है? कंक्लूजन पे फोकस है। ठीक है, आई होप आप कल अब इसकी नोट्स बना के आए हो। देखो मैं एएस में आपको बहुत कम नोट्स दे रहा हूँ घर पे लिखने के लिए, जहां दे रहा हूँ वहां पे आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे को आज क्या चेक करना है? आपकी एएस की नोट चेक कर लूंगा। ठीक है, ऑडिट का मैंने बोला था आज मैं चेक करने वाला हूँ, गवर्नमेंट ऑडिट का, तो मैं चेक कर लूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, वेदर सी लिमिटेड इज टू बी ट्रीटेड एज रिलेटेड पार्टी टू ए लिमिटेड। ठीक है, ए और सी रिलेटेड है क्या वो पूछ रहा है वो, कौन? ए और सी। तो अभी सिर्फ ए और सी के नजरिए से बात करना है। अभी मेरे को बताओ, ए का सी लिमिटेड में 22% का वोटिंग राइट है, तो ये क्या हो गया? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो गया, तो ये वैसे रिलेटेड हो गया ना। बात खत्म। इन्होंने रीजन बहुत घुमा फिरा के दिया है, वो रीजन नहीं है, सिंपल सा है। ए का सी में 22% का स्टेक है तो वो वैसे ही रिलेटेड हो गया। एक्चुअली क्या है, स्टडीमेंट का क्वेश्चन है, उनको कुछ बनाना था, वो बनाते बनाते फिसल गए। ठीक है, तो वो कॉम्प्लिकेट तो बना नहीं, वो इजी और हो गया। ठीक है, उसके बाद में थर्ड नंबर कर लिया अपन ने। ठीक है, उसके बाद में फोर्थ भी अपना हो गया। हाँ, अभी फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन पढ़ो जल्दी जल्दी आप लोग। आज की तारीख 25/4 है ना, 5 है। पढ़ो। पढ़ लिया? ठीक है,
सबका कंक्लूजन एक एक करके बताओ मेरे को। सब पहले तो रिक्वायरमेंट क्या है, सबका सब कुछ देखना है, राइट? ठीक है, तो अभी देखो सब्सिडी वन जो है, ठीक है, सब्सिडी वन के कौन कौन रिलेटेड पार्टी है मुझे? यूएच है, हाँ, और वेरी गुड, सुपर, बस यहीं पे रुक गए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और भूमि बता, सब्सिडी टू का क्या है? सब्सिडी टू के रिलेटेड पार्टीज कौन कौन है? वेरी गुड, ठीक है। इसी का जेसी वन की कौन कौन रिलेटेड पार्टी है? सिर्फ यूएच है, क्योंकि सर ज्वाइंट कंट्रोल है, सिर्फ वन में रिलेशन होता है ये वाला, ठीक है। बरखा, इसका कौन सा है एसोसिएट वन का? सिर्फ यूएच है सर, क्योंकि इसका आपस में कोई रिलेशन नहीं होता, बराबर है, आगे बढ़ो, ठीक है। अथर्व क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो जल्दी से, 6 का आंसर बताओ, सब लोग 6 पढ़ो, 6 का आंसर बताओ जल्दी जल्दी। पढ़ लिया? क्या है, रिलेटेड है क्या? है ना, कोई डाउट ही नहीं है सर। अब देखो, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ, 7 पढ़ो। 7 में क्या है, रॉबर्ट है मैनेजिंग डायरेक्टर पी लिमिटेड का, एनडी जो है वो उसकी स्पाउस है, एनडी स्पाउस है मतलब एनडीपी लिमिटेड की रिलेटिव हो गई है, ठीक है। उसने रेमुनरेशन रिसीव किया 5 लाख रुपए का फ्रॉम पी लिमिटेड, ठीक है, फॉर द सर्विसेज शी रेंडर टू पी लिमिटेड फॉर द पीरियड 1 अप्रैल से लेके 30 जून, मतलब पहले 3 महीने के लिए सर्विसेज दी, और वो सर्विसेज के बदले उसको कितने मिले? 5 लाख, कितने मिले? 5 लाख। तो अब यहाँ पे वो पूछता है, एनडी ने क्या किया, एनडी ने 1 जुलाई से सर्विस छोड़ दी, मतलब सिर्फ 3 महीने सर्विस दी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको आगे आएंगे, मैं एक बार बताऊंगा, आपको हर क्वेश्चन में सेम लॉजिक लगेगा। जितने टाइम के लिए, देख, दो बातें ध्यान से समझना, एक बार मेरी तरफ देखो, रिलेटेड पार्टी रिलेशन हम लोग 31 मार्च को नहीं देखते, रिलेटेड पार्टी रिलेशन पूरे साल में कभी भी अगर हो गया तो वो डिस्क्लोजर के दायरे में आ जाता है। मतलब इसमें क्या है, 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक वो रिलेटेड पार्टी है, ठीक है, उसका ट्रांजेक्शन है। रिलेटेड पार्टी तो पूरे 12 महीने है वो। क्यों सर? क्योंकि वो वाइफ है ना उसकी, रॉबर्ट की वाइफ है ना। अरे, स्पाउस रिलेटिव आ जाते हैं ना डेफिनेशन में, तो रॉबर्ट तो पूरे साल मैनेजिंग डायरेक्टर है, तो एनडी क्या हो गई, केएमपी की रिलेटिव होगी ना, केएमपी की रिलेटिव होगी। तो एनडी पूरे 12 महीने रिलेटेड पार्टी तो थी, लेकिन एनडी का कंपनी के साथ में जो ट्रांजेक्शन था वो सिर्फ 3 महीने के लिए था, वो सिर्फ। तो बताइए आपको डिस्क्लोजर कौन सा करना है, तो वो बोलते 3 महीने का करना है, क्योंकि ट्रांजेक्शन ही 3 महीने का था। आंसर पढ़ो अच्छे से, वर्ड बाय वर्ड आंसर पढ़ो गौरव। जो ऊपर का पैराग्राफ है वो मन से लिखना पड़ता है आपको, हाँ, कंट्रोल कंट्रोल वो मन से लिखना पड़ेगा। पढ़ लिया क्या? सबने पढ़ लिया, देख लिया, समझ गया ना? तो थी 3 महीना, तो वो डिस्क्लोजर भी 3 ही महीना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो सब लोग जल्दी जल्दी। पढ़ा? अब इसमें ये नीचे की इंफॉर्मेशन का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है,
क्योंकि इसका 23% वोटिंग राइट पी में आ गया, तो वो वैसे ही रिलेटेड हो गया। ये देखो, इन द इंस्टेंट केस यूके बैंक होल्ड 23% शेयर विद वोटिंग राइट इन पी लिमिटेड एंड हेंस ही इज डीम्ड टू एक्सरसाइज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर पी लिमिटेड। ये नीचे का जो दिया हुआ है वो एक्स्ट्रा है, बस वही चीज यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। कि the bank is also a provider of finance of P Limited, and as per AS 18, parties like provider of finance are deemed not to be considered as related party in the course of normal dealings with the enterprise by virtue of only of those dealings। ठीक है, हमने बोला था प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस मतलब एग्जांपल में बैंक दिया था, ठीक है, कि अगर ये लोग हैं तो इनको भी एग्जम्पशन है रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर करने में, क्योंकि बैंक की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन रहती है। तो बोलता है कि अगर नॉर्मल डीलिंग है, अगर नॉर्मल इन द कोर्स ऑफ नॉर्मल डीलिंग है, ठीक है, तो सिर्फ वो डीलिंग जो है, सिर्फ वो डीलिंग जो है वो ही आप करेंगे, कि इसको आप डिस्क्लोज नहीं करना है तो चलेगा। कौन सी? नॉर्मल डीलिंग, मतलब लोन लेना और वो सब, ठीक है। हाउएवर दिस एग्जम्पशन विल नॉट बी अवेलेबल टू द यूके बैंक इन दिस केस since it exercises significant influence over P Limited by virtue of holding of shares। Accordingly, for P Limited, the UK bank is a related party and it will be required to disclose the transaction with UK bank in its financial statements। ठीक है, वो बोलते हैं कि क्योंकि ये 23% होल्ड कर रहा है, इसको डिस्क्लोज तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो वो बोलते हैं लोन को लेकर डिस्क्लोज मत कर, चलेगा, लोन का एग्जैक्ट डिटेल डिस्क्लोज मत कर, चलेगा, लेकिन बाकी कोई ट्रांजेक्शन हुआ तो वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा। समझा क्या? एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया तो पहले आपका लिखना कि रिलेटेड पार्टी है, फिर क्या लिख देना कि ये नॉर्मल कोर्स ऑफ, अगर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है तो प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस को एग्जम्पशन है रिलेटेड पार्टी से, तो डिस्क्लोज नहीं करे तो चलेगा, लेकिन बाकी सब ट्रांजेक्शन डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। क्लियर है क्या सबको? आगे और भी क्वेश्चन आएंगे ऐसे। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो। 9 पढ़ के ना आप थोड़ा डायग्रामेटिक सिनेरियो बनाओ, सबको जमेगा। एक पेंसिल लो और डायग्रामेटिक सिनेरियो बनाओ कि क्या हुआ। पहले 3 बुलेट जो है वो पढ़ के आप डायग्राम बना सकते हो, फिर बाद में बात के पढ़ना। पढ़ लिया? डायग्राम बनाया क्या? देखो, पी लिमिटेड ने जून तक कास्ट है उसके पास में, बराबर है, क्यू लिमिटेड ने फिर उसने सोल्ड कर दिया, तो वो सिर्फ क्यू जून तक ही रिलेटेड पार्टी था। कब तक था? जून तक। जून के आगे क्या वो रिलेटेड पार्टी है क्या? नहीं। लेकिन क्योंकि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द ईयर वो रिलेटेड पार्टी था, 31 मार्च पे डिस्क्लोजर तो आएगा, लेकिन कौन सा आएगा? सिर्फ जून तक। अप्रैल से जून का डिस्क्लोजर आ जाएगा। जून के बाद में वो नॉर्मल आदमी के साथ डीलिंग कर रहा है, वो चलेगा, वो डिस्कस करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि वो 1 जुलाई से रिलेटेड पार्टी नहीं है। आंसर पढ़ो। The disclosure requirement under this standard will relate only to the period during which the related party relationship existed. Accordingly, only transaction between P and Q till 30 June are required to be reported and disclosed. उसके बाद के जो ट्रांजेक्शन है वो डिस्कस करने का रिक्वायरमेंट नहीं। समझ में आया क्या? पक्का समझ में आया? कोई डाउट है किसी को? एसपी क्लियर है? अनुश्री एवरीबॉडी क्लियर? ठीक है, अब आ जाते हैं ये नर्मदा, इसको होमवर्क लिख दो। क्वेश्चन नंबर 10 के SNW लिखना। क्वेश्चन नंबर 11 लिखो होमवर्क। SNW कल चेक करूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ो।
ऐसे बोलो कि आप एग्जाम में बैठे हो, क्या एनालाइज करेंगे? पढ़ लिया क्वेश्चन? वही बात कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट की, आंसर पढ़ो। और अभी के अभी अपनी जो मेन बुक है क्वेश्चन नंबर 12 करके लिखो, और पूरा आंसर देख के लिख लो अपनी मेन बुक में इमीडिएटली। जो मेन बुक है क्वेश्चन नंबर 12 पेज नंबर का रेफरेंस डालो, और अभी के भी पूरा आंसर देख के लिखो जल्दी।
हो गया, ठीक है ना। चलो, अब मैं ना आपको स्टार स्टार मार्क क्वेश्चंस कराता हूँ पहले, ठीक है, बाकी अपन सब घर पे कर सकते हैं। चलो, अभी अपन कौन सा क्वेश्चन बताइए, 12 नंबर। समझा, लिखते लिखते समझ गया ना क्या लिखना है, कैसे लिखना है, सिंपल है एकदम, ठीक है। तो 12 जो है ना, ये कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट वाला, इसको स्टार मार्क कर दो। 13 को लिखो होमवर्क, 14 काटो, 15 काटो, 16 काटो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, सॉरी, होमवर्क है ना, हाँ, सब एस एन डब्ल्यू, मतलब क्वेश्चन पढ़ना है, पहले कंक्लूजन दिमाग में बनाना है और फिर एस एन डब्ल्यू करना है, ताकि कुछ समझे कि मैं आंसर लिखूं कैसे। 17 नंबर आप काट दो क्योंकि नीचे कवर होने वाला है। 18 नंबर काटो, 19 नंबर का आप लिखो होमवर्क। ठीक है, 19 आपने लिखा होमवर्क, ठीक है। एक बार 19 के क्वेश्चन पढ़ लेते पहले, ठीक है, एक बार पढ़ते हैं। पढ़ बोलो बरखा जोर की। SP Hotels Limited entered into an agreement with Mr. A for running its hotel for a fixed return payable to the latter every year। मतलब एसपी होटल्स ने क्या किया, मिस्टर ए से एग्रीमेंट किया कि हमारी होटल को आप रन करिए और हम आपको फिक्स रिटर्न देंगे, ठीक है, हर साल आपको पेएबल रहेगा वो फिक्स रिटर्न, चाहे होटल कितना ही कमाए कितना ही लॉस करे, हम आपको क्या देंगे, फिक्स रिटर्न। आगे, डे टू डे मैनेजमेंट करना है, साफ सफाई करवाना, ये करना, इलेक्ट्रिक बिल कितना, सब। While all financial and operating policy decisions are taken by board of directors of the company। सारे डिसीजन कौन लेता, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मिस्टर ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में है क्या, वो सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्टर रखा हुआ है कि तू हमारी होटल को मैनेज कर। Mr. A does not own any voting power in SP Hotels Limited। Would he be considered as related party of SP? बताओ, कंसीडर होगा क्या, नहीं सर, वो केएमपी थोड़ी है, केएमपी मतलब उसके बाद में कंट्रोलिंग पावर है, डिसीजन मेकिंग पावर है, ये इसको ऐसे कुछ है क्या, आंसर पढ़ लो इसका हाथ में। हो गया, पढ़ लिया, सिंपल सा था। अच्छा, तो 20 नंबर क्वेश्चन पढ़ो। Bill transaction with related parties for services provided received free of cost be required to be disclosed. A Limited has a corporate communications department which centralizes the public relations function for the whole group of A Limited and its subsidiaries। ए लिमिटेड का एक कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है, जैसे है ना जोमेटो का होता है, जोमेटो का एक कॉर्पोरेट कस्टमर केयर होगा, ब्लिंकिट का भी वही हैंडल करता होगा, जोमेटो का भी वही हैंडल करता होगा, बाकी कोई चीज का भी वही हैंडल करता होगा। तो वो एक चीज सबको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, सारे सब्सिडीज को, इवन पेरेंट को ही प्रोवाइड कर रहा है, वो किसी से भी कोई भी सब्सिडी से चार्ज नहीं ले रहा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब्सिडीज के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, समझा, ये गणित है। आगे, no charges are however levied on A Limited on its subsidiary and accordingly these transactions are not given accounting recognition। बोले हम फ्री ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड करते हैं, कोई भी उनको हम लोग ट्रांजेक्शन बुक में लेके ही नहीं आते। अभी तक क्या बात चली थी, ट्रांजेक्शन हो तो डिस्क्लोज करना है, अब फ्री ऑफ कॉस्ट तो ट्रांजेक्शन होगा क्या, अमाउंट ही जीरो है तो एंट्री क्या पास करेगी, नहीं, समझा। आगे, would this constitute related party transaction requiring disclosure under AS 18 in the standalone financial statements of A Limited। कितना सही है ना, क्वेश्चन सही, क्वेश्चन समझ में आया क्या, रिलेटेड पार्टी तो है लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट था, तो ट्रांजेक्शन बुक में आ ही नहीं पाया क्योंकि अमाउंट इन्वॉल्व नहीं है, तो वो बोलते कि हम छूट गए। अब आंसर देखो ऐसे निकल, बड़ा अथर्व। These transactions would require disclosure under AS 18 in the standalone financial statement of A Limited। As per paragraph 10 of AS 18, a related party transaction is a transfer of resources or obligations between related parties, regardless of whether or not a
ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज, आप आपस में रिसोर्सेज ट्रांसफर कर रहे हो, ऑब्लिगेशन ट्रांसफर कर रहे हो, तो रिलेटेड पार्टी माना जाएगा, इररिस्पेक्टिव कि आपने क्या प्राइस पे ट्रांसफर किया है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही क्यों ना हो। ठीक है, तो सर ये बुक्स में तो नहीं, बुक्स में भले ही ना है, लेकिन डिस्क्लोजर के तौर पे नोट्स टू अकाउंट्स में जरूर जाने वाला है। In the given situation, there is a transfer of resources from A Limited to its subsidiaries, though no price is charged for the same. Hence, it will constitute as related party transaction and will require disclosure in the financial statements of A Limited. बराबर है, परफेक्ट एकदम। ठीक है, आप लोग एक बात ध्यान में रखो, जैसे मैंने आपको सवेरे ही 15 मिनट जो लेक्चर दिया था क्वेश्चन बैंक के ऊपर, आप लोगों का हाईलाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये क्वेश्चन बैंक को पूरा पूरा नहीं पढ़ सकते, आपके पास में हाईलाइट्स होना चाहिए ताकि वो क्वेश्चन फटाफट हो जाए, और क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो क्रक्स में समझ में आए, आंसर क्या बोल रहा है वो क्रक्स में समझ में आए। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन नंबर 20, सर फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों ना हो। सिर्फ बात इतनी है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन होता है, ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज और ऑब्लिगेशन, इट डजंट मैटर कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो क्या है क्या नहीं। ओके ठीक है, तो इसको अच्छा स्टार मार्क कर देना। ठीक है, उसके बाद में आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21 का पहला वाला तो काट दो। सर क्यों, अरे वो एसपी होटल वाला पढ़ा था ना अपन ने, वो सेम क्वेश्चन। 22 पढ़नी हल, सॉरी 21 का सेकंड पार्ट पर सर। The Manoj, a relative of key management personnel, received remuneration of rupees 3,50,000 for his services in the company for the period from 1st April 2022 to 30th June 2022. पहले तो ये चीज समझ लो कि केएमपी का रिलेटिव मतलब रिलेटेड पार्टी में आ गया। ठीक है, उसको क्या मिला, रेमुनरेशन मिला, कितना, 3.5 लाख का। कब से कब तक, 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक। आगे On 1st July 2022, he left the service. हाँ, You are required to suggest how the our transaction period began as at the closing date, that is on 31st March 2023 for the purposes of AS18. तो हम लोग पहले क्या बोलेंगे, पहले एस्टेब्लिश कर देंगे रिलेटेड पार्टी, फिर बोलेंगे कि अप्रैल से लेके जून तक ट्रांजेक्शन था तो डिस्क्लोज करना है, फिर बोलेंगे जुलाई से ट्रांजेक्शन नहीं है तो डिस्क्लोज करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज समझना जरूरी है, ये लोग क्वेश्चन में नहीं पूछते, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ कि ये पूरे पूरे 12 महीना रिलेटेड पार्टी रहेगा। क्यों सर, क्योंकि रिलेटिव है केएमपी का। ठीक है, केएमपी तो 12 महीने केएमपी है ना, तो ये 12 महीने रहेगा तो रिलेटेड पार्टी, लेकिन इसका कंपनी के साथ में ट्रांजेक्शन अप्रैल से लेकर जून तक ही था, तो फिर 1 जुलाई से लेके 31 मार्च तक ट्रांजेक्शन ही नहीं है, तो डिस्क्लोज क्या करोगे। ठीक है, वो तो सिर्फ होता है पेरेंट सब्सिडी में होता है ना कि डिस्क्लोजर का मैंडेटरी है भले ट्रांजेक्शन ना हो। ठीक है ना, सेकंड वाला एसएनडब्ल्यू करो पहले, अभी के अभी यही पे करो प्रिंट फटाफट।
हो गया। चलो अब आ जाओ आप 22 काट दो। सेम क्वेश्चन है जो पहला वाला किया था अपन ने। 23 लिखो एस एन डब्ल्यू होमवर्क। 24 काटो। 25 ना आप होमवर्क लिखो। आप पढ़ना अच्छे से, देखो ये आरटीबी का क्वेश्चन है, जबरदस्ती की बड़ी बड़ी चीज लिखी हुई है, लेकिन एक बार पढ़ के समझ लेना, कंक्लूजन तो आपको एक ही मिनट में आ जाएगा। 25 होमवर्क, एस एन डब्ल्यू नहीं है, रीड करके एनालाइज करना है, दैट्स इट। ठीक है। उसके बाद में 26, 26 पे आओ। 26 ए जो है ये एज इट इज सेम है, वो बैंक वाला क्वेश्चन जिसमें उसने उसका स्टेक था और उसके बाद में लोन भी दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको भी लिखो होमवर्क। ठीक है, 26 ए, 26 बी। 26 ए को लिखो होमवर्क, बी अपन अभी करेंगे। एस एन डब्ल्यू लिख देना 26 ए को। चलो बी पढ़ो। ए लिमिटेड के दो एसोसिएट्स थे, बी लिमिटेड और सी लिमिटेड, एंड 25% वोटिंग पावर था उसका बी लिमिटेड में और 30% वोटिंग पावर था सी लिमिटेड में। वुड बी लिमिटेड बी कंसीडर रिलेटेड पार्टी टू सी लिमिटेड? होता क्या ऐसा? नो सर, फेलो एसोसिएट का कंसेप्ट नहीं है। देखो वही बोलता है वो, both B and C limited are associates, ठीक है, co-associates cannot be regarded as related party, ठीक है, क्योंकि वो co-associates है। AS it is state that enterprise is directly or indirectly through one or more intermediaries control or control or under common control वो related party रहेंगे। Further it is given that associates and joint ventures of the reporting enterprise, ठीक है, in respect of each reporting enterprise are also related party। As B limited is not an associate of C limited, क्योंकि B और C का कोई associate का रिलेशन नहीं है, वो फेलो एसोसिएट्स हैं, इसके लिए उनको रिलेटेड पार्टी नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो ये खत्म हो गया। उसके बाद में 27 में कराता हूँ बस आखिरी क्वेश्चन, और 28 को करो स्टार मार्क, और 28 को लिखो आप THW। ठीक है, दैट्स इट। 27 में यहाँ पे कराया तो 28 को THW इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आप एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है मई 23 में, आप खुद से सॉल्व करो। मैं नहीं चाहता कि आप एज इट इज वर्डिंग लिखो, आपको एज इट इज लिखना है, आपको अपना दिमाग लगाना है और लिखना। मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि जब ऐसे 3 वाले क्वेश्चन आते हैं तो उसमें आपको पूरा प्रोविजन लिखना होता है, इन तीनों का इंडिविजुअल प्रोविजन लिख के कंक्लूड करना होता है। इन तीनों का आंसर आपको 3 लाइन में लिखना है, दैट्स इट। ये घर पे लिखना, चेक करना इंपॉर्टेंट है, या आखिरी में करना, बाकी के सारे एसएनडब्ल्यू पहले कर ले। ठीक है, देखो जो थ्योरी वाले एएस रहेंगे उसमें एसएनडब्ल्यू तो आएंगे। अभी तक दिए क्या, ईपीएस वीपीएस पूरा क्लास में ही करवाया है क्वेश्चंस। अभी देखो ये एक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आर लिमिटेड की 60% वोटिंग राइट है एस लिमिटेड में, कितनी, और एस लिमिटेड की 15% वोटिंग राइट है टी लिमिटेड में। अब यहाँ हो क्या रहा है ना, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया तो अपने को ऐसे ही आंसर करना है, ये ध्यान में रखना। ये आर लिमिटेड है, इसका एस लिमिटेड में गौरान 60% वोटिंग राइट है, और एस लिमिटेड का काय में है, टी में कितना है, 15%। तो वो पूछता क्या है कि यू आर रिक्वायर्ड टू असेस द सिचुएशन एज पर द व्यू पॉइंट, आपको सबके व्यू पॉइंट से बताना है। ठीक है, अभी जो मैनेजमेंट है काय का, टी लिमिटेड का, उसने आर के साथ में कोई भी रिलेशन डिस्क्लोज नहीं किया। देखो ऐसे देखा जाए ना तो ये स्टेप डाउन सब्सिडी तो नहीं है, करेक्ट है, सब पेरेंट सब्सिडी तो यही पे खत्म हो गया, ये तो इसका एसोसिएट भी नहीं है। यस, आईसीआई ने क्या किया है, आईसीआई बोलता है कि ये इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है। बोले कैसे, बोले 60 का 15% करेंगे तो 9% होता है। आप कैलकुलेटर पे करके देखो, 60 इंटू 15% कितना हो गया, 9। तो बोले 15 तो इसका है अपना 10, आर का डायरेक्टली 10 है, ये मैं बोलना भूल गया था, सॉरी। आर का डायरेक्टली कितना वोटिंग है, 10 है। बोले 10 ऐसा है और 9% उसको यहां से आ रहा है इनडायरेक्ट वे से। ठीक है, मतलब टोटल कितना हो गया उसका, 19%। तो उन्होंने क्या बोला है, इन द प्रेजेंट केस
control of R limited directly and so is only 19%. Significant influence may also not be exercised as an investing party holds directly indirectly through intermediaries only 90%. कितना होना चाहिए था? 20%. बोले डायरेक्टली इनडायरेक्टली बात भी करें तो 19 तक ही गाड़ी पहुंच, ठीक है, इसको डबल स्टार कर लेना। ये क्वेश्चन बस ध्यान में रखना कि उन्होंने एक क्वेश्चन इस पैटर्न में सॉल्व किया, ठीक है, इसका कोई कंसेप्ट नहीं है, ये उन्होंने मन से सॉल्व किया। तो अगर आपकी सब्सिडरी है और आपका उस कंपनी में डायरेक्ट कंट्रोल कुछ छोटा मोटा परसेंटेज है और आपकी सब्सिडरी का भी उस कंपनी में कुछ छोटा मोटा परसेंटेज है, तो सब्सिडरी के थ्रू आपको थोड़ा स्टेक मिल जाता है, ठीक है। आपका जो डायरेक्ट है वो प्लस सब्सिडरी के थ्रू जो आपका इनडायरेक्ट बन रहा है 9%, वो मिला के अगर 20% होता है तो हम बोलेंगे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हो जा रहा है और हेंस वो रिलेटेड पार्टी है। लेकिन यहाँ पे 19 पे गाड़ी अटक गई, समझा? सर डायरेक्टली कितना था? 10%। इनडायरेक्टली कैसे हुआ? आपके सब्सिडी का 60% था, आपका सब्सिडी में 60% था और उस सब्सिडी का 15% था टी लिमिटेड में। इनको अगर फंक्शन करेंगे तो ये होता है 9%, ये दोनों मिला के हुआ 19%। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस के लिए चाहिए 20%, हेंस मैच नहीं, समझा? दिस मार्क्स द एंड ऑफ एएस 18, सिंपल एएस, ठीक है। आप पकड़े चलो एमसीक्यू में क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव में चांसेस कम है, लेकिन अभी तक नहीं आया, एक आधा डिस्क्रिप्टिव में अगर आ भी गया तो मेरा वादा है वो इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड रहेगा। कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट वाला कुछ आ जाएगा, है ना, कुछ आ जाएगा। पेरेंट सब्सिडी का है, कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है, बताओ डिस्कस करना है क्या? तो हम क्या बोलेंगे? करना है, क्योंकि पेरेंट सब्सिडी है, ओरिजिनल रिलेशन है, इसमें ट्रांजेक्शन की जरूरत नहीं है। हो गया क्या? एएस 18 डन, ठीक है, आगे बढ़े, ठीक है। तो वी आर डन विद एएस 18 एंड वी आर डन विद द कंप्लीट पोर्शन ऑफ आवर टेस्ट, एएस 18, 20, 24, 25। अब 18 में तो तुमको देख लिया, कोई जरूरत नहीं है, आप अपने पास में लिख लो। मैं बताता हूँ, एएस 18 को आप टेस्ट की पढ़ाई के लिए 2 घंटे के ऊपर देना मत, लिख लो। और डायरेक्टली आप कुछ ही मत करना, जो नोट्स है पहले 5 पढ़ना, ठीक है, और उसके बाद अच्छा 28 को स्टार मार्क किया ना, 27 को भी किया, जितने मैंने स्टार मार्क करवाए हैं वो क्वेश्चन अच्छे से कर लिया। 2 घंटा मैक्सिमम, 2 घंटा, 2 घंटा में आपको ज्यादा ही लगेगा, ठीक है। और बस वर्डिंग पे ध्यान देना, ऑडिट के जैसा लर्न कर लेना वर्डिंग को, ठीक है, ताकि लिखते हैं। ईपीएस के मैंने 11-12 क्वेश्चन मार्क कराए हैं, वो क्वेश्चन आपको पूरे तरीके से आने चाहिए, ठीक है। ईपीएस का आप डायरेक्ट क्वेश्चन में कर सकते हो, आपको कंसेप्ट में कोई ऐसा थ्योरी है नहीं, आपके क्वेश्चन में के थ्रू पूरे के पूरे जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएंगे। मेरे हिसाब से ईपीएस को कुल मिला के एक, अगर समझो आपका कोई कैटेगरी वीक है या कहीं पे कुछ वीक पॉइंट है तो उसके 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, तो वहां थोड़ा टाइम लगेगा। और किसी का अगर कुछ वीक नहीं है, स्मूथ है, अगर स्मूथ है तो 3 घंटा ईपीएस को, और अगर मान लो कोई पर्टिकुलर पार्ट वीक है तो 5 घंटा, क्योंकि उस जो वीक है उसकी 4-4, 5-5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, उसको स्ट्रांग बना लेना, ठीक है, डन है। एएस नंबर 25 उसके आपको नोट्स पढ़ने हैं, उसके मैंने स्टार मार्क लिखा है क्या या इसी का सारे स्टार मार्क एएस 25 के है ना, उसके भी कुछ 8-10 स्टार मार्क है, ठीक है। तो एएस 25 को आप लिखो करीब करीब 4 घंटा लिखो आप एएस 25, ठीक है। उसमें क्या है, वो मल्टीपल ईयर, हाँ 40 स्टार मार्क है उसमें क्या? अच्छा, बहुत ही बढ़िया। तो नोट्स वोट्स मिला के 4 घंटा लिख दो, 4 घंटे में हो जाएगा। जो स्टार मार्क है ना, उसका मतलब ये होता है कि वो आपको घर पे लिख के करना चाहिए, है ना। स्टार मार्क को लिख के करो, और एडिशनल कंफर्ट के लिए कोई चाहे तो नॉन स्टार मार्क को कैलकुलेटर पे करो ना, क्या दिक्कत है, लेकिन स्टार मार्क लिख के करो। उसके बाद में एएस नंबर 24 पर आप 1 घंटा लिखो, सिर्फ क्वेश्चन बैंक करो 24 की, सिर्फ क्वेश्चन बैंक में सब कुछ थ्योरी कवर हो जाती है। 1 घंटा कितना टाइम हुआ, कैलकुलेट करके 10 घंटा के आसपास हो रहेगा, ठीक है। अब आप अपना जो टेस्ट है उस हिसाब से आप कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे वो आपको, है ना। कल सबने सक्सेसफुल टेस्ट दिया, अटेंड किया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा हमको भी, ठीक है। इसी तरीके से अगले टेस्ट के लिए भी प्रिपेयर रहो, ठीक है ना। सोल्यूशन हमने डाल दिए हैं, आप रेफर कर लेना, ठीक है। मैं आपको फिर से बता दूं, स्पेसिफिकली डीटी में हम लोग स्टेप मार्किंग लिख के देते हैं चेकर को, ठीक है। कुछ पेपर तो मैं खुद भी चेक करता हूँ, डीटी की वीटी सबके मैं ही चेक कर लेता हूँ, कुछ पेपर मैं चेकर चेक करता हूँ। तो जो हमारे 2 सीए है, ठीक है, जो हमने हमारे आकोला में ऑफलाइन सीए है, जिनको हमने चेकिंग के लिए स्पेसिफिकली एम स्क्वायर के रखा है,
और हर्ष सर जो है वो कोऑर्डिनेशन करते हैं। तो उनको हम लोग पूरा, किसी को अगर स्टेप मार्केटिंग समझनी होगी तो मेरे को बताना, मैं आपको उनको चेकर को जो प्रोवाइडेड सॉल्यूशंस थे उनका भी फोटो आपको भेज दूंगा। अगर किसी को चेकिंग के बाद में समझना होगा या फिर मैं क्या करूंगा, लेके आ जाऊंगा, आपको बता दूंगा। ठीक है, तो जैसा कि एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, जिसने हाउस प्रॉपर्टी किया है तो बोरोड कॉर्पोरेट कैपिटल पे 1 या 1.5 मार्क अलग से लिखा हुआ है, तो ऊपर का अगर जीएवी एनएवी सब गलत है लेकिन सिर्फ उतना पार्ट राइट तो उसको मार्क्स मिलेगा। अगर आपने सिर्फ ऊपर का जीएवी तक राइट निकाला तो उसको 1 मार्क है। ठीक है, ऐसा ऐसा स्टेप डाउन मार्क है। सिमिलरली फॉर सैलरी, सैलरी केस में जनवरी के बैच में पहले क्वेश्चन में पूरे के पूरे मार्क जो है वो सिर्फ सैलरी की इनकम तक है। जो उसमें हमने आपको बोला था टोटल इनकम निकालना है और टैक्स लायबिलिटी निकालना है, उसको मार्क्स नहीं है। तो किसी का अगर वो गलत भी हुआ तो उसको कोई मार्क्स कटने वाले नहीं है। मार्क्स कहाँ तक है, सैलरी तक है, कि आपको इनकम अंडर द हेड सैलरी निकालनी है और उसके बाद में अदर सोर्सेज का सिर्फ डायरेक्ट एक फिगर दिया हुआ था वो ऐड करके टोटल इनकम निकालना है। बस डिडक्शन जो उसके नीचे है, डिडक्शन की इंफॉर्मेशन दी थी, उसके कोई मार्क्स नहीं है। तो अगर किसी का डिडक्शन गलत हुआ है, टैक्स लायबिलिटी गलत हुई है, तो उसके कोई मार्क्स कटने वाले नहीं, क्योंकि आपके पोर्शन में वो कवर नहीं है। बाकी के दोनों क्वेश्चन में डायरेक्ट डायरेक्ट आपको सैलरी ही निकालनी थी। ठीक है ना। चलो अब हम लोग चालू करेंगे एएस नंबर 19। रेडी? ठीक है, पानी पी लो, रेडी हो जाओ। प्री वाली बैच का आखिरी एएस। ठीक है, और आप लोगों का भी अब ज्यादा नहीं है, क्योंकि हमारे इतने सारे एएस हो गए, तभी जो टाइम मेरे को प्री बैच में लगा था उससे कम टाइम आपके आपके साथ में लगने वाला है, क्योंकि आप लोग काफी काफी अब एएस से कंफर्टेबल हो गए हो। तो एएस 210 वगैरह तो आपको ऐसे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लगेंगे। ठीक है, कुछ कुछ कैटेगरी सब में अपने आप डिफिकल्ट देख ही लिए तो आप उससे भी कंफर्टेबल हो ही गए हो। ठीक है, चलो एएस 19 हम बात करते हैं लीजेस की। आर वी रेडी? शैल वी स्टार्ट? वी हैव 40 मिनट्स फ्रॉम नाउ। एक अच्छा खासा पोर्शन अपन एएस 19 का कवर करेंगे। ठीक है, अपने अपने पेन और अपने अपने नोट्स, क्वेश्चन बैंक को रख दो अंदर। अब क्वेश्चन बैंक किसी की भी डेस्क पे दिखनी चाहिए। क्वेश्चन बैंक का काम खत्म हो गया, पूरा डेस्क खाली करो। सिर्फ आपके मेन नोट्स और आपके दो कलर के पेन, ऊपर हेडिंग डालो एएस नंबर 19 और लीजिस। ठीक है, नोट्स को हैंडी रखो और नोट्स लिखो फटाफट, ताकि घर पे काम कम करना पड़े। सब लोग जबरदस्त ध्यान देना। ठीक है, अच्छा आईएएस है, डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ी चीजें ज्यादा है, बस अटेंशन देना। आपको बिल्कुल भी टफ नहीं जाने वाला है, थोड़ा ध्यान देना बस। अच्छा मेरे को बताओ, लेसर लेसी कहीं था क्या अपने को अभी तक? फाउंडेशन फाउंडेशन में कहीं नहीं था क्या? इसी का था क्या? कहा था बोलना, डर मत, कहा था कहीं था क्या? लॉ में था? फाउंडेशन में लॉ में था? क्यूए में? चलो जाने दो, चलो कोई बात नहीं, आ जाओ, चलो जाने दो। ठीक है, जाने जाने दो, कोई बात नहीं। तो मैं मान लेता नहीं था। ठीक है, अब देखो, ये मैं लाया हूँ आपके लिए चैप्टर का ओवरव्यू। ठीक है, अपने को इतनी सारी चीजें चैप्टर में देखनी है। ठीक है, एक एक करके अपन देखेंगे, राइट? तो सबसे पहले तो आपको पूरा एक पेज चैप्टर ओवरव्यू के लिए अपन छोड़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले चैप्टर लिख दिया अपने नाम। फिर है ना, आप ऐसा लेफ्ट में एक एरो निकालो और उधर डालो डेफिनेशन ऑफ लीज। लेफ्ट में, हाँ, एक एरो निकालो, लिखो डेफिनेशन। देखो अपने को कैसे निकालने पता है, 9 है ना, तो अपन क्या करेंगे, एक ऊपर निकालेंगे। हाँ, एक अपन क्या करेंगे, एक ऐसा ऊपर निकालेंगे, फिर एक नीचे निकालेंगे, ताकि जगह बराबर रहे। समझा ना कैसे बनाना है? और किसी को वो भी अगर समझ नहीं आ रहा तो आप लैंडस्केप बना लो, रजिस्टर को आड़ा करके वैसा बना लो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। पहला लिखो डेफिनेशन ऑफ लीज, दूसरा दूसरा लिखो स्कोप। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे ये इसमें भी, पहले बोल रहा हूँ। स्कोप,
ये एएस आगे रिवाइज करने के लिए कोई वीडियो काम आने वाला नहीं है, ये नोट्स ही आपका सबसे बड़ा अस्त्र है। ठीक है, ये पढ़ना है अपने को, बार बार अपने कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। इस नोट्स को मैं बहुत अच्छे तरीके से बनाने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद में तीसरा लिखो इंपॉर्टेंट टर्म्स, और उसमें लिखो लीज टर्म और लीज पेमेंट। उसके बाद में लिखो टाइप ऑफ लीज, ऑपरेटिंग और फाइनेंस। टाइप ऑफ लीज, उसमें एक ऑपरेटिंग लीज हो गई और एक फाइनेंस लीज हो गई। लिखा क्या? उसके बाद में 5 नंबर लिखो इंडिकेटर ऑफ फाइनेंस लीज। इंडिकेटर ऑफ फाइनेंस लीज। ठीक है, और नंबर 6 लिखो अकाउंटिंग फॉर फाइनेंस लीज। अकाउंटिंग फॉर फाइनेंस लीज। ठीक है, उसमें ए लिखो लेसी बुक्स, बी लिखो लेसोर के बुक्स, सी लिखो स्पेशल केसेस, और उसमें लिखो दूसरे स्टार मार्क करके एक दूसरे पेन से लिखो लीज रेंट मिसिंग, आईआरआर मिसिंग। लीज रेंट मिसिंग, आईआरआर मिसिंग। लिख दिया? 6 नंबर हो गया। उसके बाद में 7 नंबर लिखो अकाउंटिंग फॉर ऑपरेटिंग लीज। अपन ने यहाँ पे फाइनेंस लीज देख लिया, अब आएगा ऑपरेटिंग लीज। उसमें लिखो लेसी के बुक्स, लेसोर के बुक्स, दोनों के बुक्स में अकाउंटिंग देखनी है। और तीसरा लिखो स्पेशल केसेस। स्पेशल केस में लिखो लीज रेंट इन प्रपोर्शन ऑफ आउटपुट। लीज रेंट, स्पेशल केस में लिखो लीज रेंट इन प्रपोर्शन ऑफ आउटपुट। 8 नंबर लिखो सेल एंड लीज बैक। सेल एंड लीज बैक। उसमें से ए लिखो कंटिंजेंट रेंट, अदर सॉरी अदर मिसलेनियस पॉइंट, सॉरी सॉरी, सेल एंड लीज बैक के बाद में 9 नंबर आखिरी है ये, अदर मिसलेनियस पॉइंट्स। पहला है कंटिंजेंट रेंट, दूसरा है इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट, तीसरा है लीज रेंट एट द रेट बिगिनिंग ऑफ द ईयर। लिख लिया? ये आपके चैप्टर का ओवरव्यू है। इतनी सब चीज अपने को देखनी है, एक एक करके देखते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले आते हैं डेफिनेशन ऑफ लीज। लीज मतलब क्या होता है? कोई भी चीज को रेंट पे देना। कोई भी चीज को रेंट पे देना। तो लीज कभी भी दिमाग में आएगा ना, दिमाग में रखना कि किसी ने कोई चीज रेंट पे ली है। ठीक है, काइंड ऑफ दैट। यस, अब देखो एक लीज एग्रीमेंट, एक लीज एग्रीमेंट, a lease is an agreement whereby the lessor, lessor मतलब जो उस चीज का लीगल ओनर है। ठीक है, मान लो हम बात करते हैं ये स्टूडियो की, यहाँ पे मैं लेक्चर ले रहा हूँ। ठीक है, पीछे ग्रीन स्क्रीन वगैरह है, प्रॉपरली यूट्यूब पे लेक्चर सही तरीके से दिखता है। अब मैंने मैन लिया है, ठीक है, मान लो मैंने सीएसआरपी से,
CSRT मान लो एक प्रीमाइसेस का होल्ड करो, ठीक है, मान लो CSRT एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, मैंने CSRT से ये जो ये है अपना स्टूडियो है वो मैंने रेंट पे लिया। अब मैं खरीद सकता क्या? नहीं, मैं तो टीचर हूं, तो मैंने क्या किया, मैंने CSRT से क्या लिया, रेंट पे लिया। किससे लिया? CSRT से। क्या लिया? स्टूडियो लिया रेंट पे। स्टूडियो का लीगल ओनर कौन है? बराबर, ठीक है। मैं हूं क्या लीगल ओनर? नहीं। तो मैंने क्या किया, मैंने CSRT से स्टूडियो लिया रेंट पे, ठीक है। तो जब मैं इसको रेंट पे लेता हूं, है ना, लीगल ओनर कौन है? CSRT। और मैं कौन हूं? टेनेंट हूं। क्या हूं? टेनेंट। आप लोग रहते ना अभी, जो लोग बाहर से वो रहते ना भाड़े के घर पे, राइट, तो आप लोग टेनेंट हो, लीगल ओनर हो के वो घर के हैं? नहीं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने 5 साल के लिए भाड़े पे लिया। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। तो जितने साल के लिए आप भाड़े पे लेते हो उसको बोलते हैं लीज टर्म। क्या बोलते हैं? ये देखिए लीज टर्म, ठीक है। तो लीज टर्म मतलब क्या कि आपने कितने साल के लिए भाड़े पे लिया। कितने के लिए लिया? मैंने बोला 5 लाख दूंगा 1 साल के। कितने दूंगा? 5 लाख पर एनम। 5 लाख पर एनम। इसको बोलते हैं लीज रेंटल्स। क्या बोलते हैं? लीज रेंटल, या फिर इसको लीज पेमेंट बोलते हैं, या फिर कभी कभी इसको MLP बोलते हैं। MLP मतलब मिनिमम लीज पेमेंट्स। ये तीनों को इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है। ये तीनों का मतलब वही है, लीज रेंटल, मिनिमम लीज पेमेंट, लीज रेंटल्स या लीज पेमेंट्स, आप इसको कुछ भी बोल दो, ठीक है। समझ में आया ये केस? तो एक ओनर होता है, वो ओनर का नाम होता है लेसर। लेस और मतलब जो भाड़े पे दे रहा है, बेलर बेली, बस वैसे ही, ठीक है ना। जो दे रहा है वो लेसर है, जो ले रहा है वो लेसी। तो सबसे पहले हमको लीज समझना चाहिए। वो लीज मैंने आपको समझाया कि लीज क्या है। एक एग्रीमेंट है लेसर और लेसी के बीच में, जिसमें लेसर लीगल ओनर है, वो कोई चीज लेसी को भाड़े पे देता है, उसके बदले लीज रेंटल या मिनिमम लीज पेमेंट वो देता है लेसी, लेसर को देता है। और एक टर्म डिसाइड होता है, 5 साल, 6 साल, 7 साल, उसको बोलते हैं लीज टर्म। समझ में आ गई बात? सबको क्लियर है एकदम? ये हो गया डेफिनेशन ऑफ लीज, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है तो पूछो। ये एएस में किसी को भी डाउट है तो बिंदास पूछने का, कोई प्रॉब्लम नहीं, 10 बार पूछने का, लेकिन आगे मत बढ़ने का। क्लियर है? पक्का? सिंपल है। चलो, अब स्कोप तो ऐसे ही फालतू है। ये लीज एग्रीमेंट जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज अगर आपने लिए, जैसे कि कोई मान लो ऑयल एक्सट्रैक्शन है ना, गैस एक्सट्रैक्शन है, उसके लिए अगर आपने लिया तो वो इसमें कवर नहीं होता। ये एएस उसको गवर्न नहीं करता। लाइसेंसिंग एग्रीमेंट वगैरह जो है उसको गवर्न नहीं करता। और अगर आपने लीज एग्रीमेंट लैंड के लिए लिया है कि मेरे को तेरी जमीन लीज पे दे, मैं उस पर ढाबा डालूंगा, प्योर वेज, ठीक है, तो वो ये लीज भी इसमें कवर नहीं होता। समझ में आ गई बात? किसी भी डाउट? यशवी क्लियर है? ये हो गया स्कोप, 2 नंबर खत्म। फिर तो बहुत ही फटाफट हो रहा है। नहीं, यहाँ बहुत चक्कर है, यहाँ खत्म है काम, ठीक है। ये तो ऐसी ही है, ठीक है ना। बट बहुत अच्छा है ऐसे, बिल्कुल आपको मजा आएगा, बिल्कुल कुछ नहीं है। और आपने अब अभी आपके लिए थोड़ा इजी लगे क्योंकि आपने सब कर लिया है, तो आपने सब तरीके का वो देख लिया है, ठीक है। तो प्रॉब्लम नहीं है। और प्री वालों के लिए तो बिल्कुल ही प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपने फॉरेन कॉस्ट देख लिया, इम्पेयरमेंट देख लिया, तो ये सब तो कुछ ये आपको जम जाएगा अच्छे से, ठीक है। अब आता है इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। इसमें एक दो चीजें थोड़ी सी ट्रिकी है, बस उतनी उतनी प्रॉब्लम। लीज टर्म, लीज टर्म अभी बताया मैंने आपको, ठीक है। तो देखो, लेकिन इसका कुछ लीगल डेफिनेशन दिया हुआ है, मैं आपको सिखाता हूँ। इट इंक्लूड्स नॉन कैंसिलेबल पीरियड। क्या चीज? नॉन कैंसिलेबल पीरियड प्लस रिन्यूअल पीरियड इफ रीजनेबली सर्टन टू एक्सरसाइज। एक तो नॉन कैंसिलेबल पीरियड मतलब कि यहाँ पे मेरे को 5 साल के लिए भाड़े पे लिया मैंने, तो क्या मैं इसको कैंसिल कर सकता है क्या बॉस? नहीं, क्योंकि एग्रीमेंट बना हुआ है। एग्रीमेंट में जो पीरियड लिखा है वो क्या होता है? नॉन कैंसिलेबल पीरियड। तो सर ये तो फिक्स हो गया 5 साल, प्लस रिन्यूअल पीरियड इफ रीजनेबली सर्टन टू एक्सरसाइज। कोई बता सकता है ये निकाल? इसका क्या मतलब होगा? एनी गेस वर्क इसी का?
एग्जैक्टली तो एक्चुअली लीज जैसे मैंने चालू हुआ ना, तो लीज चालू होने के टाइम पे ही वो ऑप्शन होता है कि 5 साल के लिए तो नॉन कैंसिलेबल है, फर्दर अगर आपको लगे तो आप 3 साल के लिए रिन्यू कर सकते हो। अब अगर मान लो क्वेश्चन में दिया है कि वर्चुअली सर्टन है कि वो 3 साल के लिए रिन्यू करेगा ही करेगा, ठीक है, तो आपका लीज टर्म 5 साल हुआ कि 8 साल हुआ? 8 साल हुआ। इसको बोलते लीज टर्म, समझा क्या आस्था? ठीक है, लीज टर्म इज नॉट ओनली नॉन कैंसिलेबल पीरियड इफ देयर इज एन रिन्यूअल ऑप्शन इन द कॉन्ट्रैक्ट, बोलो, and it is virtually certain as per stated in the question that the lessee will exercise that renewal option, then in that case lease term will be non cancelable period plus renewal period if any। अभी क्लियर, एकदम क्लैरिटी आ गई सर? उस केस में वो आप देखो यहाँ पे ये हुआ कि सीएसआर3 में लेसर है, मेरे को उन्होंने लेसी बोल के दिया, ठीक है, अभी 5 साल की तो नॉन कैंसिलेबल भाई, प्लस 3 साल का ऑप्शन है यहाँ रिन्यू करने का। अब यहाँ पे दो बातें होगी। पहली बात क्या होगी कि आई एम रीजनेबली सर्टन टू एक्सरसाइज द ऑप्शन। अगर रीजनेबली सर्टन क्वेश्चन में दिया है निहाल, तो 5 + 3 8 साल का तू लेगा लीज टर्म, समझा क्या? ठीक है, अगर मान लो मैं रीजनेबली सर्टन नहीं हूं तो मैं कितना लूंगा प्रीत? 5 साल। समझ में आ गया? ये कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर है क्या लीज टर्म वाला? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है उसमें और क्वेश्चन में साफ साफ दिया होता है, बट ये इसलिए मैं इस पर जोर दे रहा हूँ क्योंकि बच्चे गाई गाई में 5 साल लेके आगे बढ़ जाते हैं। अगर तू 5 साल लेके आगे बढ़ा तो देखो स्टेप मार्किंग में 0 मिलेगा, मतलब स्टेप मार्किंग में क्वेश्चन ही 0 होगा, क्योंकि तेरे पूरे कैलकुलेशन बिगड़ जाएंगे। समझ में आया? तो ये ध्यान रखना कि क्वेश्चन में लीज टर्म क्या दिया होगा, एक रहेगा नॉर्मल लीज टर्म, और अगर रिन्यूअल नाम का शब्द यूज करा है तो पेपर में पहले तो उसको अंडरलाइन कर दो और फिर देखो कि आगे गाइडेंस दिया है क्या। गाइडेंस क्या चाहिए तेरे को कि रीजनेबली सर्टन है या नहीं है। समझ में आई के बाद? थर्ड नंबर सबको क्लियर है? किसको डाउट थर्ड नंबर में? हाँ, यथार्थ क्लियर है? परीक्षित, अथर्व, निहाल, सबको क्लियर है? तो 3A अपने को क्लियर हो गया कि सर लीज टर्म में एक तो नॉन कैंसिलेबल रहेगा और एक रिन्यूअल पीरियड रहेगा, लेकिन रिन्यूअल पीरियड में सर वो रीजनेबली सर्टन होना चाहिए। डन डन डन। चलो आगे बढ़ू। अब देखो लीज पेमेंट। लीज पेमेंट्स जो है, लीज रेंटल्स जो है, मिनिमम लीज पेमेंट जो है, ठीक है, अभी लीज पेमेंट देखो यहाँ पे हमने डेफिनेशन में बोला था कि आपको लीज टर्म सिखाएंगे, वो मैंने सिखा दी। अब क्या सिखा रहा हूँ? लीज पेमेंट। ये ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से, सबका कंसंट्रेशन है कि यहाँ पे एकदम रेडी हो, ठीक है, बढ़ू आगे, कोई ख्याल में होगा तो यहाँ पे आ जाओ फिर से वापस एकदम, ठीक है। अब हमने बोला था सर लीज रेंटल्स क्या होता है। एक तो आप जो लीज पेमेंट कर रहे हो वो है ना, जो आपकी लीज रेंटल डिसाइडेड है वो पकड़ लो, या मिनिमम लीज पेमेंट, क्या मिनिमम लीज, आज से हम इसको एमएलपी बोलेंगे, एमएलपी, मिनिमम लीज पेमेंट। अब सुनो, ये लेसोर है, ये लेसी है, ये बीच में लाइन है, मतलब लेसोर की बात अलग है, लेसी की बात अलग है, दोनों का अलग अलग समझना है, ठीक है। सबसे पहले समझेंगे लेसी के पर्सपेक्टिव से, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली पेमेंट कौन कर रहा है? लेसी कर रहा है, ठीक है। तो पहले समझेंगे सर लेसी के लिए, सर लेसी के लिए लीज पेमेंट्स क्या होते हैं, लेसी के लिए लीज पेमेंट्स क्या होते हैं, या लीज रेंटल्स क्या होते हैं, या मिनिमम लीज पेमेंट क्या होते हैं। क्या मैं कहूं कि जो चीज लेसी भाड़े पे ले रहा है उसके बदले लेसी देता है लीज पेमेंट, बराबर है। मैंने ये स्टूडियो लिया तो मेरे को सर्विस क्या मिली? स्टूडियो भाड़े में मिला। अब उसके बदले मेरे को भाड़ा देना पड़ेगा ना, सीएसआरपी ऐसे ही दे देगा क्या? नहीं ना, ठीक है। देखो, एक होता है फिक्स्ड लीज रेंटल्स, मैंने बोला भाई 5 लाख रुपए साल का दूंगा, ऊपर बताया था ना एग्जांपल में, तो 5 लाख क्या है? फिक्स्ड लीज रेंटल्स, कोई डाउट ही नहीं है। 5 साल मैं 5 लाख रुपए एक साल का आपको दूंगा, ये मेरा फिक्स्ड है। उसके अलावा एक होता है जी आर वी, क्या होता है? लॉन्ग फॉर्म क्या है? जोर की बोलो, वापस से, वापस से, समझ में आया?
MLP, मिनिमम लीज पेमेंट, GRV, ठीक है। अब होता क्या है, आप खुद देखो, कभी आप कोई मान लो कोई चीज आपने रेंट पे दी, ठीक है, सामने वाला बहुत गंदे तरीके से यूज करता है, बहुत ही खराब तरीके से यूज करता है, ठीक है। तो लेसर क्या बोलता है कि भाई तू जब इस तेरा टर्म खत्म हो जाएगा तो वो चीज बिल्कुल भी यूजेबल बचेगी नहीं, क्योंकि तू उसको बहुत ही रफ यूज करने वाला है, क्यों, क्योंकि तेरी खुद की नहीं है वो। तो तू मेरे को आज ही एक रेसिडुअल वैल्यू वैल्यू गारंटी करके दे, एक गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू मेरे को लिख के दे कि जब तेरा आखिरी साल खत्म हो जाएगा ना लीज का, तो तू मुझे इतना रोकड़ा देगा एज ए रेसिडुअल वैल्यू। सर क्यों, क्योंकि तेरे जाने के बाद में इसको सुधारना पड़ेगा, तू तो उसको पूरा कचरा करके जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात, उसको बोलते हैं GRV, गारंटीड, मतलब लेसी गारंटी दे रहा है लेसर को कि मैं आपको रेसिडुअल वैल्यू दे के जाऊंगा, ये मेरी गारंटी। तो क्या मैं कहूं अनुश्री की लेसी के पर्सपेक्टिव से अगर बात करें तो 5 लाख तो साल का दे ही रहा है, फिक्स्ड लीज रेंटल्स, उसके अलावा वो ये रेसिडुअल वैल्यू भी दे रहा है। अब क्योंकि तूने जबान दे दी, तू मुकर सकती क्या, मतलब तेरे को देना ही पड़ेगा रेसिडुअल वैल्यू, तो वो भी तेरा कहीं ना कहीं लीज पेमेंट है। अरे यार वो भी तेरा कहीं ना कहीं लीज रेंटल ही हुआ ना, सिर्फ नाम दूसरा है, काम तो वही है ना। तो वो लोग उसको भी लीज रेंटल में गिनेंगे। समझ में आई बात, ठीक है। तो लेसी के पर्सपेक्टिव से बात करें भाई, तो फिक्स्ड लीज रेंटल वो तो आना ही है, प्लस लेसी ने जिसने भाड़े पे लिया है, लेसी ने अगर कोई रेसिडुअल वैल्यू गारंटी दी है तो वो भी लेसी के पर्सपेक्टिव से लीज पेमेंट्स में आ जाएगी। ये दो चीज होगी, समझा, है ना। तीसरी चीज क्या है सर, अगर कोई रिन्यूअल ऑप्शन है या परचेज ऑप्शन है पेमेंट के टाइम पे, तो वो भी आपके लीज पेमेंट में आ जाता है, ठीक है। इस पे इतना ध्यान मत दो, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको एक बार नहीं भी ध्यान देंगे क्वेश्चन में, एक आधा क्वेश्चन भी नहीं होगा इसका, वो देखिए ये दो जबरदस्त इंपॉर्टेंट है। ये समझ में आया क्या, ये समझ में आया नहीं आया, पक्का आया, एकदम एकदम आया ना, कि सर जो पेमेंट वो लीज में करेगा वो, प्लस जो रेजिडेंशियल वैल्यू उसने गारंटी कर रखी है। अब मेरे को तुम बताओ, ये अपन ने लेसी के पर्सपेक्टिव से भी देखा है, अभी हमको देखना है लेसोर के पर्सपेक्टिव से, जिसने भाड़े पे दिया है, ठीक है, उसके पर्सपेक्टिव से उसके लीज इनकम क्या होगी, है ना। अरे एक के लिए खर्चा, दूसरे के लिए इनकम, ठीक है। अब मेरे को कोई आप बता सकता है कि लेसर के लिए लीज रेंटल की इनकम क्या होगी, ये बहुत होशियार आदमी है। सर लेसी फिक्स रेंटल देगा, किसको देगा, तो उसके लिए वो लीज रेंटल में आ जाएगा, मतलब मैं कह सकता हूँ ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, सिंपल। सर फिर लेसर का अलग से क्यों दिया है, एक और एडिशन देखो, ये हो गया फीस लीज रेंटल, यहाँ का यहाँ पे, ये हो गया गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू, यहाँ का यहाँ पे। अब गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू लेसोर के पर्सपेक्टिव से दो जन गारंटी करते हैं, कितने, एक तो लेसी ने कर दिया कि मैं इतना देके जाऊंगा आपको, और पता है एक थर्ड पार्टी भी गारंटी करती है। सर ये कैसा, देखो क्या होता है, ये देखो थर्ड पार्टी का, देखो यहाँ पे ये लीज पेमेंट का एग्जांपल, ठीक है। मैंने मान लो शुभम सर ने मान लो परचेज किया आईफोन फ्लिपकार्ट से, किससे परचेज किया, फ्लिपकार्ट से। डे वन पे फ्लिपकार्ट का बायबैक ऑफर था कि 3 साल के बाद में फ्लिपकार्ट ये बायबैक कर लेगा 18,000। कौन बायबैक करेगा, फ्लिपकार्ट बायबैक कर लेगा 18,000, होता है ना, बायबैक ऑप्शन होते हैं ना। मतलब मैंने परचेज किया आईफोन, किससे परचेज किया, फ्लिपकार्ट से। फ्लिपकार्ट ने डे वन पे क्या बोला कि मैं इसको 3 साल बाद में 18,000 बायबैक कर लूंगा, मतलब फ्लिपकार्ट ने गारंटी दी है 3 साल यूज करो और नो कंडीशन अप्लाई, मैं ये 3 साल बाद में 18,000 में आपसे खरीद लूंगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये जो आईफोन है ये मैंने अदित नाम के लड़के को लीज पे दिया, ठीक है, लीज पे दिया। अब सुनो कितनी प्यारी बात है, मेरे को जो जिसको मैंने लीज पे दिया आईफोन, मैंने फ्लिपकार्ट से लिया और किसी बंदे को लीज पे दिया, वो बंदा मेरे को लीज रेंटल्स दे रहा है, प्लस मेरे को जीआर भी दे रहा है कि मैं आपको इसका रेशियो, मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, मैं तुझे बताऊंगा उसको फ्लिपकार्ट की बात। मैं बोलूंगा तू जब मेरे को 3 साल बाद में देगा, इसके स्क्रीन गार्ड टूटे हुए रहेंगे, इसकी पीछे की स्क्रीन पूरी टूटी हुई रहेगी, ये कौन सुधारेगा, तो मेरे को आज ही एक रेशियो वैल्यू गारंटी करके दे। तो वो क्या बोल रहा है, सर मैं आपको लीज रेंटल से दूंगा,
और आपको 3 साल बाद में मैं 5,000 रुपए रेसिड्यूल वैल्यू के नाम से अलग से दूंगा। तो ये गारंटी कौन कर रही है मेरे को? लेसी ने करा, बराबर है। लेकिन मैं तो होशियार था, मैंने फ्लिपकार्ट से भी गारंटी ले रखी, जिससे मैंने परचेज किया था कि 3 साल बाद में मैं तेरे को ये फोन दूंगा, तू मेरे को बायबैक में 18,000 रुपए फोन पे देंगे। अब समझ रहा है, लेसोर के पर्सपेक्टिव से 2 जन गारंटी दे रहे, एक जिसको उसने लीज पे दिया और एक जिससे उसने ये चीज खरीदी थी। तो लेसोर के पर्सपेक्टिव से जो लीज रेंटल ये दे रहा है वो तो है ही है, जो गारंटी ये दे रहा है वो भी है ही है, प्लस जो गारंटी मेरे को एक थर्ड पार्टी दे रहा है वो भी मेरे लीज रेंटल का पार्ट बनेगा। बात खत्म। तो लीज रेंटल की बात देखेंगे, एक फाइनल रिवीजन करा रहा हूं लेसी के पर्सपेक्टिव से। जो अच्छा, ये जो तीसरा वाला थर्ड पार्टी वाला है, ये अपन ने लेसी में क्यों नहीं लिया? क्योंकि लेसी थोड़ी गारंटी दे रहा है। लेसी क्या बोलेगा, भाई मेरा सिर्फ इतना जवाबदारी है कि मैं तेरे को लीज रेंटल दूंगा, प्लस मैं तेरे को जीआर भी दूंगा। तो लेसी की बात खत्म हो गई। लेसोर के पर्सपेक्टिव जो वो देगा वो तो यहाँ पे आ ही गया, प्लस अगर थर्ड पार्टी से कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है तो वो भी आपके जीआरबी में ऐड हो जाएगा। बात खत्म। समझा क्या? लीज टर्म समझा सर, नॉन कैंसिलेबल पीरियड, प्लस अगर रिन्यूअल ऑप्शन है और ये सर्टेन है कि वो रिन्यूअल ऑप्शन एक्सरसाइज करने वाला है। समझा? और लीज पेमेंट्स क्या है? एक तो लीज रेंटल्स प्लस जीआरबी। समझा? जीआरबी को मिला के ही लीज रेंटल पूरे होते हैं। जीआरबी अगर आप लीज रेंटल में इंक्लूड नहीं करोगे, पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। 1-2 मार्क मिलेंगे स्टेप के, ठीक है? तो ये मैं चीख चीख के स्टेप आपको सिखा रहा हूं कि लीज रेंटल इज नॉट ओनली द लीज पेमेंट्स, इट आल्सो इंक्लूड्स द गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। क्लियर है? ठीक है, अभी आप क्या करो, ठीक है, अभी आप क्या करो, इसका फोटो लो। एक काम करो, लिखो 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 लिखो, लिखो डेफिनेशन ऑफ लीज फटाफट। तो स्कोप को जाने दो, सिर्फ डेफिनेशन लिखो। और डेफिनेशन में ना ये आप पूरा मत लिख कुछ भी, आप सिर्फ डायग्राम बनाओ, ये सिर्फ डायग्राम बनाओ, डेफिनेशन थोड़ी पूछते एग्जाम में। डायग्राम बनाओ सिर्फ, ये डायग्राम में समझ जाएगा आपको पूरा प्रॉपर। एज इट इज डायग्राम बनाओ, एज इट इज एग्जांपल बनाओ, बाकी कुछ लिखो मत, सिर्फ लिखो डेफिनेशन ऑफ लीज और डायग्राम बनाओ। लिख लिया ना? अब आ जाओ, थर्ड लिखो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, उसमें लिखो लीज टर्म। ये पूरा लिखो एज इट इज, ये पूरा थर्ड वाला जो है ना, एज इट इज लिखो। थर्ड ए है लीज टर्म, हाँ, थर्ड बी रहेगा लीज पेमेंट।
लिख लिया क्या? लिख लिया ना? ठीक है, अभी ये बी वाले की फोटो खींचो। सिर्फ इतना ही लिखो भले ही। इतना लिखो टेबल। ठीक है, ये एग्जांपल नहीं भी लिखा तो ये वाला एग्जांपल जरूर लिखना, थर्ड पार्टी वाला। फोटो निकालो उसका। निकाला फोटो? एग्जाम्पल 4 तक का निकाल लिया फोटो? अब देखो यहाँ पे सिर्फ मैं आपको एग्जाम्पल करवा देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने पढ़ लिया था फ्लिपकार्ट वाला। अब देखो, शुभम सर हैज रिसीव्ड अ जीआरवी बट फ्रॉम थर्ड पार्टी फ्लिपकार्ट एंड नॉट फ्रॉम लेसी। ठीक है, बस ध्यान दो, खत्म हो रहा है। लीज रेंटल्स देखो, अगर मैं लेसर के पर्सपेक्टिव से देखूंगा तो ईयर 1 में मेरे को 30,000 का रेंट है, मतलब फिक्स रेंट है। यहाँ पे लिखा है देखो, लीज रेंट इज इक्वल टू 30K फॉर 3 इयर्स, लिखा है ना क्वेश्चन में। तो ईयर 1 में लीज रेंटल मेरे 30K हो गए, ईयर 2 में भी 30K हो गए। अब ईयर 3 मेरा आखिरी ईयर है, उसमें मेरे को लीज रेंटल तो मिलेगा मिलेगा, मतलब ये वाला तो मिलेगा मिलेगा, प्लस जो जीआरबी मेरे को थर्ड पार्टी ने दी है 18,000, वो भी मेरे को मिलेगी। समझा? ये हो गया लेसोर के पर्सपेक्टिव से। किसके पर्सपेक्टिव से? लेसी के पर्सपेक्टिव से देखो, सिर्फ 30,000 आएंगे। 18,000 क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि ये किसी थर्ड पार्टी ने दी है गारंटी, लेसी ने दी थी। इस क्वेश्चन में, ये वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में सिर्फ थर्ड पार्टी ने गारंटी दी थी, लेसी ने गारंटी नहीं दी थी। गलती से थर्ड पार्टी की गारंटी लेसी के पेमेंट्स में ऐड मत कर लेना। क्यों पता है क्या? दिस एस इज ऑल अबाउट 4 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, ध्यान से सुनना। फाइनेंस लीज, ऑपरेटिंग लीज। फाइनेंस लीज में लेसोर की अकाउंटिंग, लेसी की अकाउंटिंग, ऑपरेटिंग में लेसोर की अकाउंटिंग, लेसी, बस यही चैप्टर है। तो इसके लिए दोनों के पेमेंट्स अलग अलग देखने होते हैं, ठीक है ना। तो लेसर के रेंटल्स में जो थर्ड पार्टी ने दी है वो आएगी, लेकिन लेसी में नहीं आएगी क्योंकि लेसी नहीं दे रहा। समझ में आया क्या? ठीक है, अब ये देखो चौथा वाला, लास्ट। सीएसआरटी ने स्टूडियो दिया मेरे को, ठीक है, 5 साल के लिए 5 लाख का भाड़ा था, ऊपर का एग्जांपल नीचे ला दिया। इसको रिन्यू करने का ऑप्शन था 3 साल, 5 साल के बाद में 3 साल, और उसका भाड़ा है 4 लाख पर एनम। और ये रीजनेबली सर्टन है कि ऑप्शन एक्सरसाइज में करूंगा। तो मेरा लीज टर्म कितना हो गया? 5 + 3, 8 साल। तो ईयर 1 से ईयर 5 तक 5 लाख का भाड़ा लगेगा, और ईयर 6 से ईयर 8 तक 4 लाख का भाड़ा लगेगा। समझा? तो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा होना चाहिए कि रीजनेबली सर्टन है। इट इज अ पार्ट ऑफ लीज रेंटल्स ओनली इफ इट इज रीजनेबली सर्टन दैट मैं रिन्यू करूंगा 3 साल के लिए। अगर रीजनेबली सर्टन नहीं है तो मैं रिन्यू करूंगा क्या? नहीं। अगर रीजनेबली सर्टन नहीं है तो मैं सिर्फ 5 साल ही लूंगा। ठीक है, तो प्लीज आप ये फिफ्थ का जो यहाँ पे फोर्थ में ना नीचे लिख देना, इफ नॉट रीजनेबली सर्टन देन ओनली 5 इयर्स विल बी टेकन एंड दैट्स इट फॉर द डे। कल से कल हम करेंगे यहाँ से, मतलब टाइप ऑफ लिस्ट से। समझ में आ गया? कल प्लीज क्लास में आने के पहले मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, क्लास में आने के पहले आप कल 5 मिनट जल्दी उठो और इतना लिस्ट का रिवाइज करके आओ। ठीक है, क्योंकि मेरा रिवीजन में टाइम, मैं कल कराऊंगा भी लेकिन मैं बहुत फास्ट कराऊंगा, क्योंकि मेरे को आगे बढ़ना है, नहीं तो मेरा एएस होगा नहीं, बड़ा एएस है। ठीक है, क्लियर है? चलो, विल मीट एट 9:20।